बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप खुशबाश होंगे, अच्छे होंगे, आपका रमज़ान मुबारक जो है वो अच्छा गुजर रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल। और अब मैं इशाल से पूछने जा रहा हूँ, इशाल, एक शख्स अपनी नौकरी से कितनी मोहब्बत कर सकता है? इतनी मोहब्बत कर सकता है कि वो बिला वजह छुट्टियां नहीं करेगा। हाँ, वो मतलब अपना काम दुरुस्त करेगा, मतलब वक्त पर आएगा, शायद ओवर टाइम दे रहा होगा। इससे ज़्यादा क्या मोहब्बत कर सकता है? इससे ज़्यादा मोहब्बत हो नहीं सकती। अपनी लॉयल्टी आप इसी तरह से साबित कर सकते हैं। जी, लेकिन इंडोनेशिया में एक ऐसे शख्स हैं जिनको इतनी मोहब्बत है अपने ऑफिस से, नौकरी से मोहब्बत है या नहीं है, ऑफिस से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि उन्होंने अपने बेटे का जो नाम है वो सरकारी दफ्तर के नाम पे रख दिया। मतलब अपने डिपार्टमेंट जिससे जो सरकारी दफ्तर है, जिसमें वो नौकरी कर रहा है, 2003 से वो वहाँ पर नौकरी कर रहा है। और जब मंगनी हुई तो उसने अपनी जो मंगेतर थी उसको बता दिया कि जब हमारा बेटा होगा तो उसका नाम जो है मैं अपने डिपार्टमेंट के नाम पर रखूंगा। और वो खातून भी मान गई। अच्छा, वाकई में? और उसने रखा? हाँ, फिर जो है शादी हुई, पहली बेटी पैदा हुई तो नाम जो है वो जो रिवायती नाम होते हैं वही वैसे ही नाम रखे गए। लेकिन अब जब बेटा हुआ है तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के नाम पे नाम रख दिया और वो अच्छा खासा बड़ा नाम बनता है, मतलब स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफिस। ये उस बच्चे का नाम, बच्चे का नाम बिगाड़ दिया अपनी मोहब्बत के चक्कर में। लेकिन ये कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे अगर किसी को बहुत भी मोहब्बत है तो वो टाइम पे ऑफिस जाएगा, अपने काम, अपनी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी देगा, और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में मोहब्बत हो नहीं सकती। नहीं, इस पे सवाल ये भी उठना चाहिए कि क्या ऐसा नाम रखना चाहिए? उस बच्चे का नाम उसके दोस्त कैसे ले रहे होंगे? मतलब किस तरीके से लेंगे? उसके लिए कितना मुश्किल होगा। 3-4 वर्ड जो है वो बन के उसके बाद नाम बन रहा है, तो बहुत लंबा नाम है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगी कि हमजा, आप इस तरह से मोहब्बत का इजहार मत कीजिएगा। आप कहीं अपने डिपार्टमेंट या अपने दफ्तर से रिलेट करता हुआ नाम न रख लीजिएगा बच्चे का। नहीं, ये माँ का मानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो खातून को देखें कि वो मान गई। और वो शख्स क्या कह रहा है, तुम्हारी मोहब्बत थी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी। वो कह रहा है कि जी कि मैं 2003 से चूंकि यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी इसी डिपार्टमेंट में आके काम करे। और वो भी मेरी तरह ही, हाँ जी, मेरी तरह ही लॉयल हो इस डिपार्टमेंट के साथ। जो वो भी अपने बच्चों का नाम ऐसे ही रखे। वाह यार, क्या लॉयल्टी है। चले, नाम रखते वक्त जो है ना बहुत ज्यादा सोच लेना चाहिए। अब वो बच्चा बड़ा होकर अपने अब्बा को बताएगा कि जी कि आपने मेरा नाम ठीक रखा या गलत रखा, मुझे कितने मजाक का सामना करना पड़ता है। हम सबसे पहले कोरोना वायरस की बात ही करेंगे। कोरोना वबा से लड़ते अवाम के लिए एक अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि चीन के ताउन से पाकिस्तान में जल्द जो है वैक्सीन बनाने का अमल शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान में भी इसकी जो है वो तैयारी का काम शुरू होने वाला है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी साथ ही साथ कहा कि 40 साल से जो ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का अमल है वो जारी है। साल के आखिर तक उनका कहना था कि 7 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन का हदफ है। हमारा हदफ है कि रोज़ाना 3 लाख लोगों की वैक्सीनेशन जो है वो की जाए ताकि जल्द से जल्द वो जो हदफ है वो पूरा कर लिया जाए। और ये भी कहा उन्होंने कि जून तक तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख जो डोजेज हैं वो भी हासिल कर ली जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब जो ममालिक हैं वो वैक्सीन दे नहीं रहे हैं, उन्होंने वैक्सीन रोक ली है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना वबा बढ़ती चली जा रही है, भारत के हवाले से वज़ीर आज़म ने भी ये बात कही थी कि अब उधर इतने बुरे हालात हैं कि वो लोग भी वैक्सीन लोगों को नहीं दे रहे हैं। खैर, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि मुल्क भर में 25 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन हम अब तक लगा चुके हैं, जबकि 3 करोड़ डोजेज के हुसूल का मुआहदा भी किया जा चुका है। पाकिस्तान में 10 करोड़ आबादी वैक्सीनेशन के लिए अहल है। दूसरी जानिब वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर भारत में तबाही मचाने वाला जो वायरस है वो लाहौर आ चुका है, जो कि इंतहाई खतरनाक है और हमें बहुत एहतियात करनी होगी। हम बार बार यही बात कर रहे थे, कल भी हमने ये जिक्र किया, हमने सवाल भी किया कि भारत का जो वायरस है वो कहीं हमारे मुल्क में ना आ जाए। हमें किस तरीके से बचना होगा कि हम सरहदें हमें बंद करनी होगी, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो फ्लाइट्स ना तो वहाँ से भारत से पाकिस्तान आती हैं, लेकिन क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो दूसरे ममालिक में भी बसते हैं, वहाँ से कोई ना कोई यहाँ पर आया है, जिसकी वजह से इस वक्त
पाकिस्तान में भी भारतीय जो वायरस है वो मौजूद है। जी, अभी पता है आपको कि PSL के लिए जो खिलाड़ी आने हैं वो भी कुछ अभी IPL खेल रहे हैं और अब IPL के अंदर भी कोरोना केसेस आए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स का जो मैच है वो भी मनसूख किया गया गुज़श्ता रोज़। खैर, डॉक्टर जावेद अकरम ने यही बताया कि मुमकिन तौर पर ऐसा लग रहा है कि वायरस जो है पाकिस्तान आया, लाहौर पहुंचा है, लेकिन हमारे पास एक वाहिद हल है इससे बचने का। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। बचने का हल ये है कि अव्वल जो लोग 40 साल से ज़ायद उम्र के हैं वो वैक्सीन लगवाना शुरू कर दें और दूसरे जो अभी मतलब के 39 साल से नीचे वाले हैं वो एहतियात करें। वैसे तो ऊपर वाले भी एहतियात करें और लाजमी तौर पर आप वैक्सीन लगवा भी लें तो आपको एहतियात करनी चाहिए। तमाम तर सूरत हाल क्या है बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह कहा कि हुकूमत का हदफ है कि रवां साल के अख्ताम तक 7 करोड़ पाकिस्तानियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा दी जाए। एक बहुत अच्छा टारगेट सेट किया गया। इन अफराद में किस उम्र तक के लोग शामिल होंगे? जी देखें, इस वक्त तक दुनिया में जितनी वैक्सीन्स भी अप्रूव हुई हैं वो 18 साल से बड़े उम्र के लोगों के लिए हुई हैं, क्योंकि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो इसी एज ग्रुप के ऊपर हुए हैं। सिवाय एक फाइजर के वैक्सीन थी जो कि 16 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए अप्रूव हुई है। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन चूँकि 20-21 करोड़ है, तो उसमें से तकरीबन आधे लोग जो हैं वो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं और जो बाकी जो हमारे 10 करोड़ लोग हैं उनमें से अगर हम 70% को वैक्सीन लगा देते हैं तो हम एक हर्ड इम्यूनिटी कर लेते हैं, जिसकी वजह से वबा का फैलाव रुक जाता है। तो इसलिए ये टारगेट रखा गया है कि हमने 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है ताकि वो हम उस हर्ड इम्यूनिटी को हो जाएं। तो 20 करोड़ में से अगर 7 करोड़ को लग जाती है तो फिर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जाते हैं, जिससे इस वबा का फैलाव जो है वो रुक जाता है। डॉक्टर नौशीन साहिबा, बहुत सारे लोग जो हैं वो हेजिटेंसी की वजह से भी वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। इनको वैक्सीन की तरफ राग़िब करने की क्या पॉलिसी होगी? क्या हमें कोई कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी या घर घर जाके इनको बाहर निकालना पड़ेगा कि आएँ और वैक्सीनेट हो जाए? देखिए, शुरू में तो बिल्कुल ऐसे ही था कि इवन जो हमारी फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जब वैक्सीनेशन का अमल खोला गया था तो इवन हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे, वो भी हेजिटेट कर रहे थे लगवाने की, क्योंकि उनमें एक वेट एंड सी वाली अप्रोच थी कि वो देखना चाहते थे कि जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है उनके ऊपर इसके क्या असरात होते हैं। इसलिए शुरू में रजिस्ट्रेशन का अमल भी बहुत स्लो था और जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई थी वो भी वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे थे। मगर अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और लोगों की ये वैक्सीनेशन का अमल लोगों में जारी है, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो इस वैक्सीन के ऊपर बिल्ड हो रहा है। ज़ाहिर है ये वैक्सीन पहली दफ़ा दुनिया में बनी है तो लोग घबरा रहे थे, पहली दफ़ा इस्तेमाल हो रही है। मगर अब चूँकि अब बहुत सारे लोग, हमारे तकरीबन 25 लाख लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी हुई है, तो अब लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अब जो वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का अमल है उसमें भी तेज़ी आ गई है। और जिस वक्त जो स्केड्यूल्ड लोग होते थे पहले उनका टर्न आउट जो था वो 30 से 40% होता था। अब हम सेंटर्स के ऊपर देख रहे हैं कि जो स्केड्यूल्ड होते हैं वो रजिस्टर्ड लोग भी 90% से ज़्यादा लोगों का टर्न आउट है और लोग अब वैक्सीन लगवाने सामने आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ये वक्त के साथ साथ लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और लोग अब वैक्सीन की फायदियत को समझते हुए वैक्सीन लगवाने के लिए अब रजिस्टर अब ज़्यादा बड़े नंबर्स में करा रहे हैं और इस अमल में अब तेज़ी आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा, 40 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए तो वैक्सीनेशन का जो अमल है वो शुरू हो चुका हुआ है। अगले एज ग्रुप की बात कर लें, वो क्या होगा? वो 18 साल से ऊपर के तमाम लोग होंगे या अभी 30 से 40 वाले होंगे और उनकी रजिस्ट्रेशन क्या ईद के बाद ही शुरू होगी? जी देखिए, मुझे उम्मीद है कि ईद के बाद हम तमाम एज ग्रुप्स के लिए जो है वो वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन खोल देंगे और फिर इसी तरह रजिस्ट्रेशन जब उनकी एक हद तक पहुंच जाएगी तो फिर उनके लिए वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरह गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी बना रही है कि हम किस तरह से जो है इसको सारा स्पीड अप करें और अपने सारे एज ग्रुप्स तक पहुंचे। ईद इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि बाकी लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन खुल जाएगी। डॉक्टर साहब, हम ये भी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इसकी जो है वो काम इसके ऊपर शुरू हो गया कि बनाई जाए वैक्सीनेशन। क्या पाकिस्तान जो है वो चाइना के इश्तराक से खुद भी वैक्सीन बनाने की तरफ कुछ काम कर रहा है? कोई पेशरफ्त हुई है अब तक? देखिए, एक वैक्सीन है कैंसिनो बायो जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए थे और वो बड़े कामयाब ट्रायल्स हुए थे, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए थे। ये कैंसिनो बायो एक सिंगल डोज वैक्सीन है जिसकी सिर्फ एक ही डोज की ज़रूरत पड़ती है। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त चाइना से उसका कॉन्सेंट्रेट जो है
वो इंपोर्ट कर रहा है, यानी तकरीबन 20 लाख डोजेस का एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, जिसे हम बल्क पैकिंग कहते हैं, वो पाकिस्तान मंगवा रहा है। उसके लिए यहाँ पर NIH इस्लामाबाद में उस वैक्सीन की फिर इंडिविजुअल 20 लाख खुराकें बनाने के लिए इंडिविजुअल पैकिंग्स होंगी। उसके लिए जो ज़रूरी मशीनरी है वो भी मंगवा ली गई है, और जो चाइनीज़ टीम है जिसने उसके लिए ट्रेनिंग देनी है कि हमने किस तरह उस रॉ मटेरियल में से इंडिविजुअल पैकिंग में 20 लाख डोजेस बनानी है, वो टीम भी यहाँ आ गई है और वो हमारे लोगों को यहाँ पे तरबियत भी दे रही है। और इंशाल्लाह ताला ये कुछ दिनों में इस वैक्सीन की प्रोडक्शन का अमल शुरू हो जाएगा और पहला बैच जो है वो उस चाइनीज़ टीम की मौजूदगी में बनाया जाएगा। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला ये हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं और उसको फिनिश्ड फॉर्म में इंडिविजुअल्स में पाकिस्तान के अंदर NIH इस्लामाबाद में बनाया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिस तरीके से फरमा रही हैं कि वैक्सीन का जो अमल है वो तेज़ हम कर रहे हैं और साथ ही लोग भी अब बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमें वैक्सीनेशन सेंटर्स भी जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा कि 24 घंटे के लिए औकातकार करने होंगे? इस हवाले से गवर्नमेंट क्या फ़ैसला कर रही है और सूबों के साथ इस पर क्या बात हुई है, वो ऑन बोर्ड है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको फेडरल कैपिटल का इस्लामाबाद का बताती हूँ कि यहाँ पर मास वैक्सीनेशन सेंटर इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में फ़ाल हो जाएगा, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो वैक्सीनेशन होगी। क्योंकि अब जाहिर है अभी 40 साल के लिए खुला है, ईद के बाद बाकी एज ग्रुप्स के लिए खुलेगा तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा और बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। तो इसलिए ये मास वैक्सीनेशन सेंटर ये इस्लामाबाद में भी खुल रहा है इंशाल्लाह ताला एक आध हफ्ते के अंदर। और इसके अलावा बाकी सूबे भी जो हैं वो भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने भी, जैसे पंजाब ने मज़ीद वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो खोल रहे हैं, उन्होंने मज़ीद वैक्सीनेटर्स को भर्ती करने का भी अप्रूवल ले लिया है। डेटा एंट्री वाले लोग जो हैं, क्योंकि इस वैक्सीन का डेटा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि हमारी कितनी पॉपुलेशन और कहाँ कहाँ से लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो गए। तो ये तमाम जो अमला है मज़ीद भर्ती किया जा रहा है, मज़ीद सेंटर्स को जो है वो फ़ाल किया जा रहा है। मज़ीद हॉस्पिटल्स के साथ हम राब्ते में हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स जो हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर्स बन सकते हैं, तो इसके ऊपर पूरा हो रहा है। मज़ीद वैक्सीनेशन सेंटर्स इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगे। ठीक है डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और हुकूमत अपनी काविशें कर रही है। इंशाल्लाह हमें जो है हुकूमत जो बात कर रही है, जो हमें बता रही है, उन चीज़ों को फॉलो करना है, SOPs को तो फॉलो करना ही है, लेकिन अब वैक्सीन जो है वो हमने लाजमी लगवानी है। 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद पाकिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो अब आप सब खुदारा ऐसा कीजिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने प्यारों की ज़िंदगी के लिए, सबको महफूज रखने के लिए वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त जो है कोरोना वायरस के खिलाफ इंसानियत की जो जंग है वो भी जोरों पर है। साइंसदानों ने दिन रात एक करके वैक्सीन तैयार कर ली है जो लोगों को आलमी वबा से महफूज रखने में मौमन साबित हो रही है। मगर वैक्सीन के इस्तेमाल पर भी दुनिया भर में शक व शुबहात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। जैसे कि हम हर रोज़ उन शक व शुबहात को दूर करने की भी कोशिश करते हैं, जो कि आप लोगों के जहनों में सवालात हैं उनको भी दूर करने की हम उन सवालों को एड्रेस करते हैं कि जो आपके जहन में सवाल है, जो आपने कहीं से सुन लिया है या सोशल मीडिया पर कहीं से देख लिया है, जो मुसद्दका नहीं है, जो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, आपने बस किसी से सुन लिया और उस पर यकीन कर लिया। फिर हम क्या बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बरतानिया से भी किसी डॉक्टर को ले लिया जाए, अमेरिका से भी कोई स्पेशलिस्ट हमारे साथ हों, पाकिस्तान के स्पेशलिस्ट हमारे साथ हों, जो हमें बता सकेंगे ये जो सवालात हैं इनमें सदाकत है भी या नहीं है। और कभी कुछ लोग ऐसी बात करते हैं कि जी कि वैक्सीन का तो फ़ायदा ही नहीं है, अगर ये कहा जाए कि शोशा छोड़ दिया जाता है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और फिर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जा रही है, तो अब हम आपके साथ एक अमरीकी रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन के बाद कुछ अफराद जो बेहोश होने की बात कर रहे थे, चक्कर आने की बात कर रहे थे, मतली आने की बात कर रहे थे, तो वो लोग एंजाइटी की वजह से ऐसा हो रहा था, इज़्तिराब की वजह से ऐसा हो रहा था कि लोगों को आ रहे थे, लोग कहते थे कि जी कि मुझे ये मसला हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने उनको चेक किया बाकायदा तौर पर, तो पता लगा कि ये सिर्फ जो है इज़्तिराब की वजह से कुछ लोगों को जो टीका लगाने वाली सुई होती है ना, उससे खौफ आ रहा होता है और उसकी वजह से भी लोगों के साथ ऐसा होता है। कुछ की हिस्ट्री ऐसी थी कि वो वैसे ही मतलब कि अक्सर उनको ये मामला आ जाता था कि वो बेहोश हो जाते थे, गुनूदगी में चले जाते थे। कोई भी आपके अंदर पहले से चल रही कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हमने कहा कि एंजाइटी, इज़्तिराब इसकी एक बहुत बड़ी वजह करार दी उन्होंने कहा है कि इसका बड़ा आसान हल है, आप थोड़ी देर आराम करें, आप अच्छी खुराक लें, 15 मिनट और बिल्कुल 15 मिनट में उन्होंने ये रिपोर्ट जो जारी किया अमेरिका की जानिब से, उनके सेहत की निगरानी करने वाले जो इदारा
है ब्राइम राजे कंट्रोल और रोकथाम, उसने ये रिपोर्ट जारी की है। उसने कहा कि ये जो असरात हैं ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और इनका ताल्लुक वैक्सीन से हरगिज़ नहीं है। और अगर आप इस तरह की अलामात में आप में आ रही हैं और आप ठीक नहीं होते हैं 15 मिनट में, तो फिर आप डॉक्टर से रुजू करें, लेकिन इसका ताल्लुक जो है डायरेक्ट वैक्सीन से नहीं है। हाँ जी, खाने पीने और आराम करने से ये 15 मिनट के अंदर ये मसाइल सारे हल हुए हैं जो उन्होंने कोशिश की है, जबकि 20% मरीज़ मजीद तशख़ीस के लिए अस्पताल में भी दाखिल हुए हैं। तिब्बी माहिरीन ने वैक्सीन लगवाने के बाद गहरी सांस लेने और आराम करने का मशवरा दिया है। माहिरीन क्या कहते हैं उसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर इमरान शरीफ साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये कहिएगा, इस रिपोर्ट को देखते हुए क्या ये दुरुस्त है कि वैक्सीनेशन लगवाने से इस्तराब हो सकता है? क्या लोगों को कोई इंजेक्शन फोबिया होता है? अस्सलाम वालेकुम, पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर द इनविटेशन। और मैं आपका डिस्कशन सुन रहा था बिफोर गेटिंग ऑन द शो, तो इट वाज बहुत अच्छा। आप लोग बातचीत कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे चीज़ों के बारे में, और ये जो सवाल आपने उठाया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। CDC ने जो डेटा रिव्यू किया जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीनेशन से रिलेटेड, उसमें कुछ सेंटर्स से जहाँ पे लोगों को काफ़ी एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे थे, तो उन्होंने 5 सेंटर्स को देखा जिसमें आपके कैलिफोर्निया था, कोलोराडो था, जॉर्जिया था, आयोवा था और नॉर्थ कैरोलिना था। और उनका कहना ये था आफ्टर रिव्यूइंग दिस डेटा कि जो लोग जिनको एंजाइटी होती है वो एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि उनको इंजेक्शन लगने वाला है, और उसकी वजह से भी वो फेंट कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ CDC का ये भी कहना था कि एंजाइटी का जो सिम्टम है फेंटिंग, इट कैन ऑल्सो हैपन आपने अगर वैक्सीन लिया। तो उसका तरीका ये है, जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम करते ही हैं, और CDC का भी यही रिकमेंडेशन है कि वैक्सीन लगाने के बाद 15 मिनट तक हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को। तो 15 मिनट में हम जो चीज़ें देखते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट है या ये एंजाइटी रिलेटेड सिम्टम्स हैं, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और एंजाइटी की जो सिम्टम्स हैं वो यूजुअली फेंटिंग, उसमें आपको नोजिया होता है, पाम्स में पसीना आ जाता है और वॉमिटिंग होती है। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि इंजेक्शन फोबिया होता है कुछ लोगों को, वो पिन लगने से ही सोच कर ही डर जाते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज कैसे कराया जा सकता है ताकि इज़्तिराब की वजह से उनकी हालत ख़राब ना हो, वैक्सीन लगवाने की वजह से ना वही समझें कि हमारी हालत ऐसी हो गई है? जी हाँ, ये बहुत कॉमन है। यूजुअली 18 to 30 इयर्स के जो एज के जवान आदमी और औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उसके अंदर फोबिया काफ़ी ये कॉमन होता है। फीमेल के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ जी। और तो हैंडल करने का तरीका ये है, एक तो आप डीप ब्रीथिंग यानी सांस लें लंबा, तो वो आपको हेल्प करेगा। उसके साथ आप इसमें रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसमें आप हेडफोन लगा सकते हैं। जैसे आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, आप लाइन में खड़े हैं, तो आप हेडफोन लगा लें, म्यूजिक को सुनते रहें, डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। जब आपकी वैक्सीन लग रही हो उस वक्त भी आप कोशिश करें कि डिस्ट्रैक्ट हुए रहें, ताकि आपको अंदाज़ा ना हो कि आपको इंजेक्शन लगा। बिल्कुल। और जैसे आप योगा की लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, रिलैक्सेशन, तो कोई भी चीज़ जो कि आपको रिलैक्स करे और डिस्ट्रैक्ट करे वो आप करें ड्यूरिंग और बिफोर वैक्सीनेशन के। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। मैंने यहाँ पर देखा है जब यहाँ पर वैक्सीन लग रही है, मतलब कि आप देखें तो आपको शायद 15 से 20 सेकंड लगते हैं कि जब वो आपको शॉट पहला लग जाता है या दूसरा शॉट लग जाता है, आपको टीका लग जाता है। हम इतना तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा है कि लोग जब मतलब अपना ब्लड सैंपल देने जाते हैं शायद उससे ज़्यादा तकलीफ होती होगी, इससे तो बिल्कुल नहीं होती है। अगर अमेरिका के अंदर लोग इतना इस्तराब का शिकार हैं तो पाकिस्तानियों को आप क्या मशवरा देंगे? हम समझते ही हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर लोगों तक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर और जल्दी से पहुँच रही होती है। आप पाकिस्तानियों को क्या मशवरा देंगे? जी देखें, जो इंजेक्शन और वैक्सीनेशन है, जो लगाने का इसको टाइम फ्रेम है मैक्सिमम 3 से 5 सेकंड है। उससे पहले आप प्रिपेयर करते हैं वो अलग टाइम होता है, लेकिन इंजेक्शन नीडल जो है वो आपके बाजू में जाती है, जिसे कहते हैं डेल्टॉइड मसल, एंड इट कम्स आउट इन 3 सेकंड। तो जहाँ तक आप तो पाकिस्तानियों के लिए मेरा मैसेज है वो ये मैं कहूँगा कि पहली बात कि ये वैक्सीन बहुत सेफ है। और मैं आपको इसका एग्जांपल खुद देता हूँ कि जब ये फाइज़र की वैक्सीन अप्रूव हुई, एज सून एज ये हमें मिली, तो हमारे रीजन में, हमारे हॉस्पिटल में, एरिया में, आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट द वैक्सीन। और उसके बाद मैं मेरी स्टोरी जो है फॉक्स न्यूज़ ने यहाँ पे कवर भी की उससे रिलेटेड, और जो पूरा प्रोसेस जो लोग गुजर रहे हैं उससे मैं गुजरा। तो वैक्सीन
सारी सेफ हैं, इनके मिनिमल साइड इफ़ेक्ट हैं, तो हर इंसान को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और जहाँ तक ये जो र्यूमर्स हैं और सोशल मीडिया में मिथ्स हैं, जैसे आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते और गवर्नमेंट आपको कोई ट्रैकर इंजेक्ट कर रहा है, तो ये सारे और भी र्यूमर्स हैं, वो सारे रॉन्ग हैं। और जहाँ तक वैक्सीन की एफिकेसी का ताल्लुक है, तो उसमें ये जो नए वेरिएंट आए हैं वो भी टेस्ट किए हैं। जैसे फाइजर का जो ट्रायल था वो बहुत बड़ा ट्रायल था, 44,000 के करीब लोग थे, यूरोप में था, साउथ अमेरिका था, ब्राज़ील उसमें है, और अपना काफ़ी अमेरिका के काफ़ी हिस्सों में था। तो ये जो वेरिएंट है, जिसमें कैलिफोर्निया का वेरिएंट है, B117 यूरोपियन वेरिएंट है, इसके अलावा B1351, P1, ये सारे जो है बहुत अच्छा रिस्पांस था वैक्सीन को, ऑलमोस्ट 95% एफिकेसी। एक जो हमें आइडिया अभी तक नहीं है जिस वेरिएंट का, वो है डबल म्यूटेंट, जो इंडिया में है इस वक्त, B1617। तो उसके लिए हमें अभी थोड़ा और रिसर्च और थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने, अमेरिका से आप हमारे साथ मौजूद थे। और जहाँ से भी आप जो हैं कंफर्म करने की कोशिश कर लें, आप जिस मुल्क के भी स्पेशलिस्ट से बात कर लें, सब यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाएं, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेटली जाकर भी खुद को वैक्सीनेट करवाएं, अगर आप उस एज ब्रैकेट के अंदर नहीं आए हैं अभी तक तो। वैसे तो जिस तरह से डॉक्टर नौशीन आमिद साहबा कह रही थी, ईद के बाद सबके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दी जाएगी। और आपको ये भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको फोबिया है भी इंजेक्शन, तो आप एक लंबा सा सांस लें या अपने आप को किसी चीज़ में मगन कर लें और उसके बाद वैक्सीनेट हो जाएं। आपको ये वैक्सीनेशन लाजमी लगवानी है, आपके अंदर फोबिया, डर जो भी है उसको ख़त्म करके आपको वैक्सीनेट। मुझे नहीं लगता वैसे पाकिस्तानियों में इतना ज़्यादा फोबिया होगा, मुझे लगता है बहुत कम तादाद में होगा, लेकिन आप लोगों ने पहली बात तो ये करनी है कि जाके वैक्सीन लगवानी है। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो आप लोग कंट्रोल कर ही लेंगे, पहले इस खौफ से जीत जाएं, फिर हम कोरोना से तो जीत ही जाएंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं और हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, जहां पर इंसाफ कार्ड के तर्ज पर राशन कार्ड स्कीम के इजरा का फैसला किया गया है, जिसके तहत सूबे के जो नादार हैं, मुस्तहिक खानदान हैं, उनको माहाना की बुनियाद पर मुफ्त राशन उनके घरों पर फ्राहम किया जाए। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वज़ीर आला से जो है ख़वातीन MPs की मुलाकात भी हुई है, निशानदही की गई मसाइल की, जिसके हल के लिए मौके पर मुतल्लिका महकमों को अहकामात भी वज़ीर आला ने जारी की है। जबकि वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि जो राशन कार्ड स्कीम है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान के फलाही रियासत के मिशन की तकमील में एक संगे मील साबित होगी ये स्कीम जो है। और ये बहुत मतलब कि अच्छी बात है कि आपकी हुकूमत इस बारे में सोच रही है, लोगों के बारे में सोच रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सही मानों में एक अवाम दोस्त हुकूमत है, जो हमेशा गरीब तबके की फलाह बहबूद का ना सिर्फ सोचती है बल्कि उसके लिए अमली इकदाम भी उठा रही है। ये कहना था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से वोट के हसूल के लिए गरीब तबके का नाम इस्तेमाल तो बहुत किया गया, मगर किसी ने भी गरीब तबके के लिए अमलन कुछ नहीं किया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सूबाई असम्बली की ख़वातीन अरकान से गुफ्तगू करते हुए किया था कि जी तमाम हुकूमतें आती रहीं, दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते रहे, गरीब आवाम के लिए ये किया जाएगा वो किया जाएगा, लेकिन अमली तौर पर अगर किसी ने कोई इकदाम किए हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अच्छा इशाल, ये देखें कि अगर हम खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की बात करें तो हमने अक्सर ऐसे इनिशिएटिव्स देखे हैं जिनकी तारीफ़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर बाकी सूबों को भी फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अब पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेहत कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया, वो तकसीम कर दिया गया, आप करवा सकते हैं। फिर कोरोना को भी उस सेहत कार्ड के साथ जो है नथी कर दिया गया कि आप लोग अगर खुदा न खास्ता कोरोना में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर आपका जो है इलाज किया जाएगा उसी हेल्थ कार्ड के ज़रिए। और फिर स्कूल के बच्चों के बैग में कितना वज़न होना चाहिए वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये भी हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग जो है बच्चों को सिखा कुछ नहीं पा रहे हैं, उनको तालीम, हमारा मयार जो वो तो बहुत ही डाउन है, लेकिन हम लोग बैग उनके भर देते हैं। हमारे स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के जो बैग हैं उनके आप देखें बच्चों के तो इतनी बुक्स हैं कि पता ही नहीं चलता। हमारे टाइम में इतनी बुक्स नहीं थी जितनी आजकल के बच्चे पढ़ रहे हैं, और फिर भी सीख कुछ नहीं पाते हैं।
यही जो अब राशन स्कीम है इसी पर बात कर लेंगे। हाँ। हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगई साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। राशन कार्ड के लिए अहलियत का मयार सर क्या रखा गया है? क्या उसका डेटा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लिया जाएगा या कोई और स्कीम है जिसके तहत लिया जाएगा? कैसे इकट्ठा किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ा अहम ये सवाल उठाया है। राशन कार्ड का जो हमारा जो बुनियादी पूरा एहसास का प्रोग्राम है, आपने देख लिया कि उसमें इतने ज़्यादा लोगों को पैसे डिसबर्स हो गए, तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को। उसमें किसी जगह पे कोई कंप्लेंट नहीं आई कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या किसी को किसी और बुनियाद पर। तो उसका डेटा जो है वो नादरा के साथ मिलकर हम उसको कंपाइल करेंगे और अपने राशन कार्ड के लिए। अब राशन कार्ड का इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे जो ख़त गुर्बत से नीचे जो लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जैसे आपने देख लिया कि रियासत मदीना की जानिब सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा ने सेहत कार्ड का इजरा इंश्योर कराया, वैसे ही इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा बनेगा जिसमें राशन कार्ड मिलेगा और राशन कार्ड के साथ ही जो है लोगों को घर की दहलीज के ऊपर राशन मिलेगा, जो कि किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर होगी। कामरान बंगई साहब, मुस्तकीन को कितनी मालियत का माहाना राशन हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा? क्या इसकी तरफ ये पहले देखा जाएगा कि फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उस हिसाब से दिया जाएगा? ये मोडेलिटीज़ जो है अभी तय हो रही हैं। ये वज़ीर आला साहब का, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान साहब का ये विज़न है कि मैं यहाँ के जो गरीब और ख़त गुर्बत से नीचे जो लेबर है, जो वो तबका है जिसकी आमदनी बहुत कम है, उनके लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च करना है। अगले बजट में हम इंशाल्लाह इसको लॉन्च करेंगे। इसकी सारी मोडेलिटीज़ जो हैं वो तय होंगी। यकीनन ये एक ऐसे पैकेज होगा जो एक ख़ानदान के लिए तकरीबन 1 महीने के लिए वो काफ़ी होगा। तो उसके लिए सारी जो तैयारी है वो हमारी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और इदारे मिलकर इसके ऊपर जो है वो थ्रेड बेयर और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसकी सारी मोडेलिटीज़ वज़ीर आला साहब खुद आवाम में रखेंगे। जी ठीक है। बंगई साहब, ये भी बता दीजिएगा, राशन कार्ड के लिए मुस्तहकीन को क्या अप्लाई करना पड़ेगा या फिर खुदकार निज़ाम होगा जिसके तहत उन्हें ये कार्ड मिल सकेंगे? देखिए 3-4 ऑप्शंस हैं। अभी उसके ऊपर जो है फाइनल डिसीजन इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। वज़ीर आला साहब ने अपना माइंड बनाया हुआ है, वो अपना विजन और अपनी पॉलिसी हमारे साथ शेयर करेंगे बहुत जल्द। लेकिन जो इनिशियल डिस्कशन प्रिलिमिनरी जहाँ पे मैं बैठा हुआ था, उसमें ये डिसाइड हुआ है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन या खैबर पख्तूनख्वा डेजिग्नेटेड डीलर्स के थ्रू या स्टोर्स के थ्रू जो है वो इंश्योर करेगी कि लोगों को घर के करीब मिले। अगर लोगों से वो डिस्टेंस दूर है जो डेजिग्नेटेड स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे फिर स्टोर का या पाकिस्तान पोस्ट के साथ मिलकर हम एक मैकेनिज्म ये बनाएंगे कि वो लोगों को घर के ऊपर लॉजिस्टिकली फिजिबल और क्वालिटी अशिया मिले। तो ये फ़िलहाल के लिए यही डिसीजन है। हम डेजिग्नेटेड स्टोर्स, यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू जो है ये इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी मिले और जो मुत्तालिका तारीख़ हैं या जो महीने के जिस तारीख को मिलनी है वो इंश्योर हो के उन्हीं तारीख को मिले लोगों। जी ठीक है। कामरान बंगई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। हम मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं, कुछ तालीम की बात करते हैं। हमारा जो तालीम का शोबा वो भी खासा मुतासिर है और बदकिस्मती से पाकिस्तान का तालीम का शोबा इससे पहले भी कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन जो हमने पीछे जो कोरोना की सूरत हाल से हम निमट रहे थे और इससे गुजर रहे थे, उसकी वजह से जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो चुकी है। मगर तलबा का इससे भी ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुकूमत की हर लम्हा जो बदलती पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से हुआ कि इम्तिहानात होंगे नहीं होंगे, कंफ्यूजन रही। उसके ऊपर ज़्यादा मसला ये भी था कि कोरोना की वजह से कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या फ़ैसले किए जाएँ। सख्त फ़ैसले करना पड़ रहे थे, कोशिश थी कि ना करने पड़े। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने अपने हालिया बयान में ये भी कहा है कि अब किसी तालिब इल्म को मुफ्त के ग्रेड नहीं मिलेंगे बल्कि इम्तिहानात तो होके ही रहेंगे। इससे कबल हमने देखा है कि कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत की वजह से जो कैम्ब्रिज के तलबा ने वज़ीर तालीम को इम्तिहानात मुलतवी करने के लिए 12 दरख्वास्त की थी। पहले ज़िद ये थी कि नहीं, अब ये इम्तिहानात जो हैं वो होंगे और ये शुरू कर दिए गए। बाद में हालात मज़ीद बिगड़े तो आला हुकाम को ख्याल आया कि इस सूरत हाल में तो इम्तिहानात लेना दानिशमंदी का फ़ैसला नहीं है। बिल्कुल, और सवालात भी उठ सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब दोबारा इम्तिहानात के मुलतवी होने का खदशा था तो हुकूमत और स्कूलों ने क्या तैयारी नहीं कर रखी थी। सवाल ये भी है कि हुकूमत अगर इम्तिहानात के हवाले से संजीदा हुई तो जब तालीमी इदारे खुले थे तो उनमें कोरोना SOPs पर हुकूमत बेहतर तरीके से अमल दरामद कराने में क्यों नाकाम रही। अब हुकूमत का कहना यह भी है कि इस साल इम्तिहानात के बगैर तलबा को प्रमोट नहीं किया जाएगा, अगली क्लासेस में नहीं भेजा जाएगा। मगर हालात देखते हुए हमें कुछ समझ नहीं आती कि होने क्या जा रहा है, क्या इस साल इम्तिहानात होंगे भी या नहीं होंगे। और अहम मसला ये है कि इस हवाले से तलबा की कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाएगा। और ये हमें पता है जब तक स्टूडेंट्स को डेडलाइन ना हो, स्टूडेंट्स उस तरीके से तैयारी नहीं करते हैं। हम सब स्टूडेंट रहे हैं, हमें पता है। वैसे तो कहने को बहुत अच्छी बात है कि जी के
साथ साथ तैयारी करनी चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है कि जब आपका एक गोल ही नहीं है बच्चे तो आउट पता ऑफ कैसे प्रैक्टिस लगेगा। हो जाते हैं, उनका वो रुझान नहीं रहता स्टडीज़ की तरफ, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को फेस करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पे बात भी कर लेनी बात चाहिए करते हमें। तालीम डॉक्टर आयशा रज़ाकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा क्या कहती हैं, पिछले साल प्रमोशंस और ग्रेडिंग के साथ क्या हुआ था कि आज हम वही प्रैक्टिस रिपीट नहीं कर सकते? क्या अभी भी इम्तिहानात लेने या इस साल किसी भी प्रमोशन पॉलिसी पर मुत्तफिक होने के लिए तैयार नहीं है हम? तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो लोग पूछते हैं जाहिर है वो ये बनता है कि पिछले साल अगर एक सर्टेन तरीके से ग्रेडिंग हुई थी और उसके बाद आपके पास एक पूरा साल था और उसके अंदर आप ये कोशिश कर सकते थे कि इस साल ये दोबारा क्राइसिस ना पैदा हो, तो वो बिल्कुल वैलिड एक सवाल है। पिछले साल हमें पता है कि कैम्ब्रिज ने भी एक बड़ी फ्लॉड सी ग्रेडिंग की पॉलिसी बनाई थी, जिसकी वजह से काफ़ी शोर उठा था और उसके बाद उन्हें टीचर प्रिडिक्टेड ग्रेड्स सारी दुनिया में बच्चों को देने पड़ गए थे। वो एक बड़ा फ्लॉड सा फॉर्मूला था। उस पर ना सिर्फ हुकूमत इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी, लेकिन बिसाइड्स दैट प्राइवेट स्कूलों को खुद भी पता था कि ज़रा प्रिडिक्टेड ग्रेड्स कोई बहुत अच्छे तरीके से उनका एविडेंस जमा करके फेयरली नहीं दिए गए। बच्चों को फिर अनफेयरनेस था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उनकी ग्रीवेंसेस थी। दूसरी साइड पे जो आपके पब्लिक स्कूल जहाँ पे बल्क ऑफ योर पॉपुलेशन जाती है, वहाँ पर हुकूमत ने यही पॉलिसी बनाई थी कि स्कूल क्लोज करने से पहले ही कह दिया था कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के एग्जाम्स नहीं होंगे। अब उसके अंदर पिछले साल अगर आपको पता नहीं याद हो या ना हो, लेकिन एक उल्टा क्रिटिसिज्म था गवर्नमेंट के ऊपर, और वो क्रिटिसिज्म ये था कि आपने एक तो स्कूल बंद कर दिए, कंटिन्यूटी बिल्कुल जीरो कर दी, और फिर आपने बच्चों के ऊपर से एग्जाम का प्रेशर भी हटा दिया। जबकि आपको पता है कि हमारे बच्चे एग्जाम के पास ही पढ़ते हैं, उसके अलावा पूरा साल वो अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ते हैं। तो बेसिकली बच्चों के लर्निंग लॉस तो हुए ही स्कूल बंद होने की वजह से, लेकिन फिर वो एग्जाम का प्रेशर हटा के आपने उनको बिल्कुल वो कर दिया, जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। अब उसके बाद आ जाते हैं कि फॉल के अंदर फिर क्या हुआ, क्योंकि अब आपने अगले साल की तैयारी करनी थी। कैम्ब्रिज ने एटलीस्ट पिछले फॉल से आपको ये कहना शुरू कर दिया था कि स्कूल बेस्ड जिन लोगों ने एग्जाम करने हैं, बेसिकली उन्होंने कहा था कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या आप उसी तरीके से जहाँ पर हेल्थ अलाउ करती है, पेंडेमिक की सिचुएशन अलाउ करती है, आप बेसिकली एग्जाम ऐसे ही करें जैसे आप नॉर्मल डेज में करते हैं। जहाँ पर आप ये नहीं कर सकते वहाँ आप डिले कर दें। 2 सीरीज होती हैं उनकी ईयर में, या आप मई जून में एग्जाम दिलवा दें या आप अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दिलवा दें। फिर तीसरी ऑप्शन ये है कि आप रिप्लेस कर दें। अगर तो आप समझते हैं बिल्कुल आप एग्जाम की आपकी कंट्री पॉलिसी नहीं है, तो फिर आप बच्चों को स्कूल बेस्ड, जिसको हम ग्रेड कह रहे हैं, वो दे दें, यानी एग्जाम ना होल्ड करें। आप पूरे साल के एविडेंस की बेसिस पे बच्चे को एक ग्रेड असाइन कर दें। कैम्ब्रिज कोई फॉर्मूला लगाएगा नहीं, वो उन्हीं ग्रेड्स के ऊपर बच्चों को ग्रेडिंग कर देगा। अब हमारी गवर्नमेंट के पास जब ये ऑप्शन आई 4-5 महीने पहले, उन्होंने डिसाइड किया विद दी रिपोर्टेडली गवर्नमेंट के मुताबिक कि सारे मिनिस्टर्स ने, प्रोविंसेस ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम इस दफा एग्जाम्स देंगे, क्योंकि पिछली दफा बहुत ग्रीवेंसेस थी। और फिर दूसरा उन्होंने देखा कि अराउंड द वर्ल्ड काफी सारे लोग जो हैं, या तो वो स्कूल बेस्ड पे पहले से स्विच कर गए थे, या वो अब आहिस्ता आहिस्ता स्विच कर रहे हैं। तो आई थिंक वो शोर बच्चों ने मचाना शुरू कर दिया। अब जाहिर है गवर्नमेंट ने जहाँ पर बॉल ड्रॉप की है, वो यहाँ पर बॉल ड्रॉप की है कि बेसिकली आपने अगर एग्जाम होल्ड करने हैं, उससे मुझे एज अ पॉलिसी प्रिंसिपल मेरे ख्याल में ठीक बात थी, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा फेयर अभी हमारे पास कोई तरीका नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर SOPs फॉलो करते, अब वहाँ पर वो SOPs उस तरह से फॉलो नहीं कर सके मिसमैनेजमेंट की वजह से, तो वहाँ से बेसिकली ये सारा इशू शुरू हुआ है। और वो आपको पता है कि फिर जब वे अप्रैल 26 को ये अपनी SOPs फॉलो नहीं कर सके, तो फिर एकदम से दोबारा शोर मचा के हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल अब आप एग्जाम्स कैंसिल करते हैं, बच्चों ने कहा, और आप हमें स्कूल बेस्ड के ऊपर शिफ्ट करते हैं। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने फिर एक पॉलिसी अपनी डिसाइड कर ली कि नहीं, हम A2 यानी जो आपका फाइनल ईयर है उसके एग्जाम चलते रहने देंगे, क्योंकि वो आपका हाई स्टेक्स एग्जाम है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन होता है, और क्योंकि हम अपने पब्लिक स्कूलों के एग्जाम भी होल्ड कर रहे हैं, तो हम आपके एग्जाम होल्ड करेंगे, वो उसी तरह चलने दें, और बाकी साल जो अभी एग्जाम नहीं देना चाहते वो आप। अच्छा डॉक्टर आयशा, चलें, जो हुआ सो हुआ, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वबा अभी हमें जाती हुई नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में जो सबसे अहम इशू जिस पे अब बात होनी चाहिए, मेरे ख्याल में ये 2 कैंप्स बट गए हैं कि या एग्जाम्स करें या एग्जाम्स नहीं करें। और आई थिंक ये शायद कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीका नहीं है इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाने का। अब तो जो हो गया सो हो गया है। A2 मेरे सुनने में जहाँ तक ये आया है
ज़्यादा बच्चे अब एग्जाम दे रहे हैं, कम बच्चे होंगे जो डॉक्टर साहिबा ये भी देख लीजिए कि इतराज़ात में से एक ये भी है कि हुकूमत के पास अक्टूबर नवंबर के लिए अभी इम्तिहानात की कोई पॉलिसी नहीं है ताकि बच्चे गैर यकीनी सूरत हाल से एटलीस्ट निकल आएँ। क्या हुकूमत को ये देखने के लिए मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए कि सूरत हाल किस तरफ जाती है और ये फैसला करना कि इम्तिहानात का इनेकाद करना है या नहीं, अभी स्कूल की बुनियाद पर ग्रेडिंग पॉलिसी पर ही फैसला करना चाहिए? सामने आपकी चीज़ें होनी चाहिए, वो बच्चों की एकेडेमिक बेसिकली कोई डैमेज ना हो, बच्चों की हेल्थ को डैमेज ना हो, और आप बगैर ईगोज़ को मसला बनाए हुए आप आगे बढ़ें। और उसका कहने का मतलब बेसिकली ये है कि हियर ऑन आपकी पॉलिसी को थोड़ा सा नुआंस्ड होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि आप अपने जो मोस्ट हाई स्टेक आपके जो लेवल ऑफ स्कूल है आप उससे डिसाइड करें कि जिनके एग्ज़ाम लेने चाहिए आपको, क्योंकि वो या उनका लेवल ज़रा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या वो ट्रांजिशन वाले ग्रेड हैं, यानी जिसके बाद आपने या स्कूल से कॉलेज एंटर होना होता है या कॉलेज से यूनिवर्सिटी, तो वो ग्रेड फिलहाल आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो A2 के हैं, O3 के हैं, AS का है। इस लिहाज से बच्चों से मेरे ख्याल में एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो अगले 4-5 महीने नहीं पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी जब एंटर होते हैं बच्चे, सबसे पहला रेगुलर ईयर्स में भी फैकल्टी का एक बहुत बड़ी कंप्लेंट होती है कि हमारे पास बच्चे अंडर प्रिपेयर्ड आ रहे हैं। यानी कि हमारे पास वो कहते हैं कि बच्चे को पहले साल में हम उनकी बेसिक्स ही ठीक करते रह जाते हैं, रिमीडिएशन करते रह जाते हैं, और वो हाई लेवल कोर्सेज और वो हाई लेवल बातें करने का तो बाद में टाइम आता है। तो अगर आम सालों में ये हालात हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के, तो आप सोचें इतने लंबे स्कूल क्लोजर, फिर नो एग्जाम, और जो एग्जाम से पहले बच्चे पढ़ते थे वो भी नहीं पढ़ेंगे, तो फिर वो आगे क्या यूनिवर्सिटी में करेंगे? तो साल तो आप इस तरह ज़ाया करें या उस तरह ज़ाया करें, बात एक है। तो मेरे ख्याल में एग्ज़ाम की तैयारी रखें। मेरे ख्याल में उसका मतलब सिर्फ इतना सा होगा कि बच्चों को आगे 4-5 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी अनसर्टेनिटी के साथ रहना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूलों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा कि समर में आप वैसे भी फीस लेते हैं, आप बच्चों को अर्ली एकेडमिक ईयर शुरू करवा दें और आप उसमें को बच्चे एग्जाम की तैयारी भी करें। बच्चा अच्छा डॉक्टर आयशा, हमने ये भी देखा कि जब इम्तिहानात ना लेने की बात तलबा की जानिब से आ रही थी तो वो फिर मवाजना कर रहे थे कि जी कि फ़लाँ मुल्क ने भी तो ये फ़ैसला किया, फ़लाँ मुल्क ने भी तो ये फ़ैसला किया। क्या पाकिस्तान में इम्तिहानों से मुताल्लिक पॉलिसी का फ़ैसला करते वक्त दूसरे ममालिक के साथ मवाजना करना मुनासिब है? देखिए, आपने अपने एग्जाम या प्रमोशन की पॉलिसी का डिसीजन दूसरों को देखकर नहीं करना। हाँ, आप दूसरों से लर्न जरूर कर सकते हैं कि अगर दूसरों के पास कोई चीज़ नहीं चली तो फिर उन्होंने उसको कैसे अडेप्ट किया, वो चीज़ें आप लर्न करें। लेकिन पॉलिसी क्या थी, एग्जाम करना था या नहीं, वो आपका अपना है, क्योंकि आपके अपने ऑब्जेक्टिव हैं। जो कैम्ब्रिज ने एग्जाम अपने कैंसिल किए हैं, वो बिल्कुल एक रात पहले डेडलाइन से, जबकि उनके पास वायरस की सिचुएशन बहुत बुरी तब तक हो चुकी थी, उन्होंने अप्रैल 16 को अनाउंस किया कि हम कैंसिल कर रहे हैं। तो फिर हमारी गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करना कि हमारे हालात भी अभी वो नहीं है लेकिन फिर भी आप कैंसिल करें, वो थोड़ा सा अनरीजनेबल है। फिर आप ये देखें कि उनकी जो लोकल स्ट्रीम है, उनके जो पब्लिक स्कूल हैं, यानी कि जो हमारी तरह के 9th, 10th, 11th, 12th वाले बच्चे, उनके पास भी हमारे वाला हिसाब है कि एक सेंट्रल बोर्ड है, फिर उनके जो स्टेट्स हैं वो अपने अपने उनके बोर्ड हैं। क्लास 12 का एग्जाम किसी ने कैंसिल नहीं किया है। क्लास 12 को उन्होंने अभी भी सिर्फ पोस्टपोन ही किया है। एक बहुत छोटा सा सेगमेंट उनके सेंट्रल बोर्ड का है, जिसके कोई 20-22 हज़ार स्कूल हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने ग्रेड 10 को अभी फिलहाल कैंसिल किया है। तो मैं कहने का इन सब बातों का मकसद ये है कि हर जगह पॉलिसी बड़े नुआंस तरीके से, बड़ी मुश्किलों से, वो बड़ी आखिरी वक्त पे जाके गवर्नमेंट को ये हार्ड डिसीजंस करने पड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो कंट्री कंपैरिजन शायद ठीक है। डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि कन्फ्यूजन मौजूद है। बच्चे हम सब जानते हैं कि वो नहीं पढ़ रहे होते हैं जब तक उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, और वो एग्ज़ाम का प्रेशर ही होता है जब ज़रा ज़्यादा कोशिश की जा रही होती है, पढ़ा जा रहा होता है, कमरों में बंद हो जाते हैं, किताबें खुल जाती हैं, पता लगता है, मैसेजेस करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना। तो हम देखते हैं कि जब प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, बच्चे तभी पढ़ रहे होते हैं। हम लोग खुद भी हमजा एग्ज़ाम्स के करीब जाके हम लोगों ने तैयारी करनी शुरू करते थे। हम लोग पूरा साल तो हम लोग मौज मस्ती में होते थे। जब एग्ज़ाम्स का पता चलता था कि हाँ अब सर पर आन पड़ी है और अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, तो हम तभी बुक्स को खोलते थे, तभी हम उस तरीके से पढ़ना शुरू करते थे। तो जो डॉक्टर साहिबा की एक बात थी ना कि ये प्रेशर ऊपर बिल्ट रहना चाहिए था बच्चों के ऊपर, ताकि बच्चे जो है वो उस सिचुएशन से निकलते ही नहीं कि भाई एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं, कभी भी शेड्यूल जारी किया जा सकता है और हमें पेपर्स में बैठना पड़ेगा। तो बच्चे थोड़ी बहुत तैयारी साथ साथ करते रहते हैं। हाँ जी, बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
कुछ मईशत के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने IMF मुआहदे पर नज़र सानी का इशारा दे दिया, जिसके बाद जो है खासी हलचल मची हुई है। शौकत तरीन ने कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना के इजलास में आलमी मालियाती इदारे से मुआहदे पर यह नज़र सानी का इशारा दिया और कहा है कि IMF ने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की। जी हाँ, ज़्यादती में उन्होंने ये कहा कि IMF से टैरिफ न बढ़ाने के लिए बात करना होगी। टैरिफ बढ़ाने से करप्शन बढ़ रही है और महंगाई की शरह में भी आए रोज़ इजाफा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि GDP ग्रोथ जो है वो 5% तक लेकर जाना होगा, तभी हम जो है वो हम कामयाब हो पाएंगे, वरना आइंदा जो 4 साल हैं उनमें मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। शरह सूद को उन्होंने बताया कि 13.25% पर रखना बड़ी गलती थी। जिन इदारों को हुकूमत नहीं चला सकती उनकी निचकारी की जाए। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि मईशत का पहिया चलेगा तभी शरह नमू बेहतर होगी। मईशत की बहाली और इस्तेहकाम के लिए हमें सख्त फैसले करने होंगे। जी हाँ, उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि नए टैक्सेस की बजाय टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि ज़राअत है, सनत है, प्राइस कंट्रोल, हाउसिंग सेक्टर है, इनमें बेहतरी की ज़रूरत है हमें। हाउसिंग सेक्टर की बहाली से उन्होंने कहा कि 20 तकरीबन दूसरी सनतें हैं जिनका पहिया चल पड़ेगा अगर आप इसको मईशत को बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं। इसी बयान के ऊपर, इन्हीं खदशात के ऊपर बात करेंगे। माहिर मौशियात हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने कहा कि IMF ने पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की है, बिजली टैरिफ में उसका जो मुतालबा है नाजायज़ है। फिर ये भी कहा कि टैरिफ बढ़ाने से करप्शन बढ़ जाती है। सर, ये क्या कह रहे हैं? ये तो फिर पिछले वज़ीर ख़ज़ाना जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है उनकी पॉलिसी ठीक नहीं थी, ये कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात है कि पिछले कुछ सालों में आपका सर्कुलर डेट जो है वो 2.3 खरब तक जा चुका है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और इसलिए सबको परेशानी इसके बारे में हुकूमत को भी और यकीनन IMF को भी होगी। तो इसलिए आपको एक मुनासिब पॉलिसी बनानी है। अब ये कहना कि इसका सिर्फ एक ही जरिया है कि हम जो नर्ख हैं वो बढ़ा दें, ये मैं खुद ये समझता हूँ कि ये नामुनासिब है। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि क्योंकि आपके कैपेसिटी में 30% इजाफा हुआ है पिछले कुछ सालों में अल्लाह के फजल से, तो आपको तो नरखें कम करनी चाहिए। और अगर आप नरखें कम करेंगे, इस्तेमाल में इजाफा होगा तो आपकी इकॉनमी आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी तो टैक्स के रेवेन्यूज में भी इजाफा हो जाएगा और उससे आप सर्कुलर डेट को टैकल कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारे जो नए दबंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो मुनासिब बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। पाशा साहब, तो वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ये भी कहते हैं कि GDP ग्रोथ जो है वो 5% पर लेकर जानी होगी, वरना जो है वो मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। क्या आप समझते हैं, एक तरफ आप IMF की शराइत देख लें, दूसरी तरफ आप कोरोना की सूरत हाल देख रहे हैं, GDP ग्रोथ जो 5% तक लाना मुमकिन हो पाएगा क्या? देखिए, इस वक्त खैर नामुमकिन सा है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, इसलिए कि जो तीसरा अटैक है कोविड का वो हद से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है और हमें लॉकडाउन वगैरह करने पड़ रहे हैं। मगर कोशिश ये होनी चाहिए कि अगले 2 साल में कम से कम पाकिस्तान की कोशिश अब ये होनी चाहिए कि हम तकरीबन अपने शरह नमू को 5% तक ले जाएं। ये मुनासिब टारगेट है, मगर इसको हासिल करने के लिए बहुत सी चीजें करनी होंगी। कुछ चीजों का इशारा हमारे वजीर खजाना ने किया है। बिल्कुल ठीक है सर। टैक्स नेट को बढ़ाना मतलब आसान नहीं होगा। हमने देखा है कि FBR के मामलात किस तरीके से रहे हैं, जिस तरह से शब्बर जैदी साहब भी कह रहे थे, ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। जब वज़ीर आज़म साहब आए थे तब कह रहे थे कि अभी हमें कुछ मुश्किल फैसले करने होंगे। 3.25 साल बाद नए वज़ीर ख़जाना भी यही कह रहे हैं कि हमें मुश्किल फैसले करने होंगे। अवाम को सर रिलीफ मिलेगा? देखिए, बात यह है कि हमें एक मर्तबा इस चीज पर गौर करना पड़ेगा कि हमारे जो मुल्क के सबसे अमीर तबका है, जिसे हम कहते हैं एलीट, प्राइम मिनिस्टर साहब तो कोई और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जी। बात यह है कि जिस तरह के मरात और टैक्स ब्रेक कंसेशन वगैरह दिए गए हैं, ये आपको हैरत होगी कि ये तकरीबन 1700 से 1800 अरब की रिलीफ मिली है अमीर तबके को, एलीट को जी। जब तक हमारे दबंग फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इस चीज को खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपके रेवेन्यूज में इजाफा नहीं होगा और हालात नहीं संभलेंगे। ये वक्त आ गया है कि आपको ये जो सारे मरात आपने दिए हुए थे पिछले बहुत सालों से, उन्हें खत्म करने का
मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वक्त आ गया। पाशा साहब, शौकत तरीन साहब ये भी कहते हैं कि IMF की जो शराइत हैं उनके ऊपर एक दफ़ा बातचीत होनी चाहिए, इसके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है, जो मुआहिदा तय हो गया उसके बाद भी नज़रसानी हो सकती है? नजरसानी वक्ती तौर पर इसलिए हो सकती है कि जो तीसरा अटैक है कोविड का वो बहुत खतरनाक साबित हो रहा है और दुनिया भर में परेशानी बढ़ गई। अब हमारा जो 7 मुल्क है उसका जो हशर हुआ है खुदा न खास्ता वो आप देखिए, तो इसलिए वक्ती तौर पर हमें रिलीफ मिल सकता है। और IMF ने हमारा बड़ा साथ दिया है। पिछले साल 1.4 अरब डॉलर पिछले साल जून में पहले अटैक के बाद में दिया, पिछले दिनों $500 मिलियन दिए हैं। तो IMF भी उसको अंदाजा है कि दुनिया भर में हालात खराब हैं। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो माशाल्लाह बड़े दमंग हैं, फिर से कहूँगा, वो जाके उनसे जरूर बात करें और कहें कि वक्ती तौर पर हमें अपने अवाम को रिलीफ पहुंचाना है और बेरोजगारी और गुर्बत को कम करना है। ठीक है सर, ऐसे दबंग जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हमें तो अच्छे लगेंगे, IMF को अच्छे लगते हैं ऐसे दबंग फाइनेंस मिनिस्टर जो ये कह रहे हो कि हमारे साथ IMF ने बड़ी ज्यादतियां की हैं? देखिए, ये जरा उनको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तो होना चाहिए था मगर चूंकि वो दबंग हैं तो वो जो बात है वो कह देते हैं। और इस वक्त देखिए बात यह है कि IMF का प्रोग्राम के पीछे सिर्फ माशी बातें नहीं होती हैं जी, तो ऐसी बातें होती हैं जिनका मैं टेलीविजन पर जिक्र नहीं कर सकता। अब ये देखना है कि क्या वो जो ताकतें हैं जो IMF के बोर्ड में बैठते हैं और सारा उनको तय करते हैं, क्या वो तैयार होंगे कि पाकिस्तान को बहुत अरसे के लिए रिलीफ मिल जाए। ये बात देखने वाली होगी। बिल्कुल ठीक है पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाक आप हिस्सा बने। और वो यही कह रहे थे कि जो वज़ीर ख़जाना साहब ने बातें की हैं वो उससे मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, अवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। और फिर जो टैरिफ की बात हो रही थी और फिर उन्होंने शरह सूद की जो बात की है कि वो बढ़ाना भी गलती थी। अब देखते हैं कि क्या मुश्किल है, आउट ऑफ बॉक्स है, लेकिन वज़ीर आज़म पहले ही कह चुके हैं कि हमें मईशत पर हाँ बिल्कुल करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि महंगाई पर कंट्रोल करना इस वक्त सबसे बड़ा टास्क बन चुका है। हुकूमत की जो अपोजिशन है वो किरदार अभी इस वक्त महंगाई ही अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। अच्छा इशाल, एक मामला जो 2 रोज़ से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है वो ये है कि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट को बाज़ार में सबके सामने डांट पिलाई, उनसे तल्ख हो गई, हदफ तनकीद बनाया। और इस पर जो AC सोनिया सदफ़ हैं उनको डांटते हुए कहा था कि अफसरशाही की कारस्तानियाँ हुकूमत भुगत रही है, आप AC हैं तो आवाम का सामना करें, छुप क्यों रही हैं, आपकी हरकतें ही असिस्टेंट कमिश्नर वाली नहीं हैं। जिसके बाद जो अवाम है वो भी 2 ग्रुप्स में बट गए, कुछ फिरदौस आशिक अवान साहिबा को दुरुस्त कह रहे थे, का सामना कुछ जो AC साहिबा को भी करना पड़ रहा है, उनके ऊपर भी तनकीद इस वक्त की जा रही है। सवाल यहाँ पर यही है कि हुकूमत कोई भी हो, अवामी नुमाइंदे ब्यूरोक्रेसी को अपना ज़ाती मुलाजिम क्यों समझते हैं। साबिक दौरे हुकूमत में भी आप देख लें तो शहबाज शरीफ इस हवाले से खासे मशहूर थे, जो खड़े खड़े अफसरान को मुअत्तल कर देते थे या फिर OSD बना देते थे उनका। मगर जो तब्दीली सरकार में भी हम देख रहे हैं कि अवामी नुमाइंदे जो उनकी रवश कोई बदली नहीं है, इंतजामी अफसरान की बदसलूकी जो है वो उसका ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी होते आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इशाल, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं कि जो उठाए जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। पहला पॉइंट जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हक़ में है वो ये कह रहे हैं कि जब हम किसी ACDC के ऑफिस में जाते हैं तो हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है, ये दुरुस्त हो रहा है। दूसरी तरफ जो है वो ये कह रहे हैं कि जी कि AC साहिबा ने, सोनिया सदफ़ साहिबा ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि बदतमीज़ी नहीं की, वो वहाँ से चली गई और दूसरी तरफ चले गए। अब दोनों साइड से ये बात आ रही है, लेकिन किसी भी सूरत में इस तरह पब्लिक प्लेस पर चाहे कोई AC या DC या मतलब कोई ब्यूरोक्रेट किसी के साथ बदतमीजी कर रहा हो वो भी जस्टिफाइड नहीं है, और ना ही कोई अगर पॉलिटिशियन किसी AC के साथ, किसी भी शख्स के साथ, किसी भी मुलाजिम के साथ बदतमीजी कर रहा है तो उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। गलत को गलत के साथ जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास किसी ऐसे DC की वीडियो है कि जो मतलब कि किसी और इलाके से है, उसकी सज़ा आप AC सोनिया सदफ़ को नहीं दे सकते। और इसी वजह से फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो कहा उसमें हम सारे पॉलिटिशियंस को भी खड़ा नहीं कर सकते। हम गलत को गलत के साथ दुरुस्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन रवैया ऐसा होता क्यों जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम नूरानी हमारे साथ मौजूद हैं। तस्नीम नूरानी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर मसला यह है कि पहले भी यही ब्यूरोक्रेसी थी, रख रखाव था, अब अवामी नुमाइंदों और इंतजामी अफसरान के दरमियान चपकलिश की बड़ी वजह आप क्या समझ रहे हैं, क्यों इतनी खलीज पैदा होती जा रही है?
देखिए, एक तो ये है कि एक तासुर है कि सिविल सर्वेंट को जो है उसको जितना भी लताड़ा जाएगा, जितना भी उसके किया जाएगा, तो उससे जो अवामी नुमाइंदा है उसकी ज़रा वाह होगी। ख़ास तौर पे इस वक्त जो हालात हैं कि उनको अपनी भी कारकर्दगी के लिए प्राइम मिनिस्टर को बताना है, क्योंकि ये जो तरीका है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट जो है वो दुरुस्त काम नहीं कर रहा, आपके उससे काम से इत्तेफाक नहीं है, तो उसका जो ग्रेसफुल तरीका या इंतज़ामी उमूर के मुताबिक जो तरीका होता है वो ये है कि उसको आप अलग जाके उसको बुला के उसको आप सर्जिश करते हैं, या उसको आपने सज़ा देनी है तो उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं और उसको सज़ा मिलती है। क्योंकि अगर सिविल सर्वेंट्स को आप पब्लिकली जलील करेंगे तो उनकी अपनी चूँकि इज्जत भी नहीं रहेगी, तो वो जिस काम के लिए मामूर हुए हैं, जिस हुकूमत को आप नुमाइंदा कर रहे हैं, वो भी फिर उनकी इफ़ेक्टिवनेस भी कम हो जाएगी। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बुरा ट्रेंड है और इसमें सिविल सर्विस का मोराल भी ख़राब होगा, और अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा तो वो भी इसमें एक किस्म का हीरो बन सकता है। तो जो अच्छा काम नहीं कर रहा उसको रीजनिंग दे के उसके बॉस को उसकी रिपोर्ट करें, और उसको उसके ख़िलाफ़ अगर वो कार्रवाई होनी है तो उसके बॉस को करने दें। आप उसको पब्लिक में जलील ना करें, क्योंकि सारी ब्यूरोक्रेसी डिमोरलाइज होती है। बिल्कुल ये गलत है, और ये तासुर भी गलत आपका छोड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर तस्नीम नूरानी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है ब्यूरोक्रेसी से काम लेने में नाकाम है, इसलिए हुकूमती अहदेदारान अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो छोटे अफसरान पर निकाल रहे हैं। किस हद तक दुरुस्त समझते हैं इस बात को? देखिए, एक तो ये है कि मैं बताऊं कि ये जो प्राइस कंट्रोल है, ये ऐसा लगता है कि सिर्फ अब असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी रहेगी इस मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करने की। ये इतना ज़्यादा एम्फसिस ये प्राइस कंट्रोल और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और ये जो है, ये ना पहले था ना इसका कोई फ़ायदा है, क्योंकि प्राइस कंट्रोल जो है वो डिप्टी कमिश्नर के हाथ में नहीं है। वो तो आपको तजिया करना है कि प्राइस कंट्रोल जो है वो किस वास्ते बढ़ रही है। अगर होलसेल मार्केट में लोग पैसा ज़्यादा बना रहे हैं, होता यही है कि वो जो फल और सब्ज़ी जो है वो कम से कम दुगनी कीमत हो जाती है जितनी किसान को मिलती है और जितना उसको किया जाता है उसके, और उसके बाद जो दुकानदार है वो भी लेता है, मगर मेरा ख्याल है ज़्यादा बल्क जो है वो मिडिल मैन लेता है, मगर उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है इस वक्त, सिर्फ वो बाज़ारों की तरफ तवज्जो है। दूसरा एक बेसिक उसूल है कि सिविल सर्वेंट को अगर आपका टीम का मेंबर है तो किसी भी टीम को आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली इतने सालों में वो हो नहीं पाया, क्योंकि सिविल सर्वेंट मेरा तासुर ये है कि उनका ये है कि भाई सख्ती तो बहुत है, मगर अगर कहीं हम किसी मसले में फंस जाएं जिसमें हमारी गलती ना भी हो तो सरकार हमें डिफेंड नहीं करती। तो जिस टीम का कप्तान अपनी टीम को डिफेंड नहीं करेगा और हर दफ़ा सिर्फ उनकी सर्जिश करेगा और उनकी सज़ा देगा, तो फिर टीम जो है वो फिर सिर्फ दिल से काम नहीं करेगी, वो ऊपर से ही काम करेगी। जैसे तस्नीम नूरानी साहब, हम इस रवैये की बात कर रहे हैं। अभी हमने 2 रोज़ पहले ये रवैया देखा। पिछले दौरे हुकूमत की बात कर लें तो हमने अक्सर शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब थे, उनको देखा कि वो खड़े खड़े अफसरान की डांट डपट कर देते थे, OSD बना दिया जाता था। ये तो कोई बड़ी बात थी नहीं कि वज़ीर आला दौरे पर गए और वहाँ पर जी फ़लाँ अफसर को OSD बना दिया गया। इस तरह के वाक़यात ने ब्यूरोक्रेसी के मोराल पर क्या असर डाला है, और ब्यूरोक्रेसी कितनी मुतनफ़र हो जाती है और फिर हुकूमत के लिए क्या ठीक से काम नहीं कर रही होती? देखिए, शहबाज शरीफ साहब भी जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे और शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने दहशत फैलाई भी थी अफसरों में, उसका थोड़ा बहुत शायद फ़ायदा भी हुआ हो, मैं ये नहीं कहता, मगर नतीजा ये होता था कि अफसर के पास जो अच्छी इंतज़ामिया होती है उसके पास 50 काम होते हैं एट वन टाइम जो उसको सारे करने होते हैं, जिसमें कि उसकी जो एक मिसलेनियस एक गरीब औरत का कोई ज़मीन का केस है या उसकी और झगड़ा है वो भी करना है, प्राइस कंट्रोल तो है, या किसी की कोई लड़ाई है उसको उसने तस्वीर करना, बहुत सारे काम होते हैं, 20 काम होते हैं। मैं तो समझता हूँ कि जो सबसे बेहतर हुकूमत वो परवेज़ इलाही ने चलाई, क्योंकि वो
अफसरों पे उसने एतमाद किया, अफसरों को उसने इज़्ज़त दी और अफसर जो है वो फिर दिल जाल से उन्होंने काम किया। तो इसका कोई मुतबादिल नहीं है। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में ये उसूल अप्लाई नहीं होते, ये तो अप्लाई होते हैं हर इंतज़ामी अमूर के कामों में, हर ऑर्गेनाइजेशन में। आप फैक्ट्री चलाते हैं, आप कोई सियासी पार्टी चलाते हैं, कि जब तक के आपकी टीम जो है, आपके जो मेंबरान हैं, वो उनको आप पे कॉन्फिडेंस ना हो, आप पे वाकई यानी दिल से आपको ना चाहें, वो टीम जो है वो दुरुस्त तरीके से काम नहीं करती। तो इसका तरीका ये नहीं है कि आप पब्लिक सर्वेंट को आप पब्लिकली बाआवाज़ बुलंद उनको जलील करें, क्योंकि जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उसके बाद वो वहाँ पर इनफेक्टिव हो जाते हैं, वहाँ पर वो काम फिर नहीं पाएंगे, और जिस मकसद के लिए आप उनको डांट रहे हैं वो तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तस्नीम नूरानी साहब, यहाँ पर ना दो धड़ों में आवाम तकसीम हो चुकी है। एक वो हैं जो इस वक्त फरदौस आशिकवान साहिबा पे तनकीद कर रहे हैं, दूसरे असिस्टेंट कमिश्नर पर भी तनकीद कर रहे हैं कि जब वो वहाँ से जाए वकुआ से चली गई तो उनको तनकीद का इसलिए भी सामना करना पड़ रहा है कि वो वहाँ से गई क्यों। और लोगों का ये भी फिर मानना है, लोग कहते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी जो है उनके पास जब जाया जाता है तो उनके दफातर में अवाम से इससे ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है। देखिए, मैं जानता हूँ और कि इस किस्म के अफसरान होते हैं जो एरोगेंट होते हैं, जो पब्लिक से नहीं मिलते। उन अफसरों को सर्जिश करना चाहिए, उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर ये अस्यूम करना कि सारे अफसर 100% ऐसे हैं और उसको एक किस्म का कंडेम करना, ये दुरुस्त नहीं है। ये इसमें फिर आ जाता है रोल कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर का, चीफ सेक्रेटरी का, कि अगर उसको इस किस्म की रिपोर्टें हैं कि फ़लाँ असिस्टेंट कमिश्नर या फ़लाँ डिप्टी कमिश्नर जो है वो लोगों से मिलता नहीं है, लोगों से बदतमीज़ी से बात करता है, जो उनका विज़िटिंग टाइम है या उसका जो मुलाकात का टाइम है उसमें मुलाकात नहीं करता, तो वो फिर उस अफसर को वहाँ से तब्दील करना चाहिए। मगर इसका फ़ैसला उसकी इंतज़ामी जो बॉसेस है उसको कर देना चाहिए। अगर वो फ़ैसला को राजाता बंदा करेगा या कोई इस इलाके का नुमाइंदा करेगा तो फिर निज़ाम नहीं चलेगा। निज़ाम तो चलता है उस जो टॉप पे बंदा बैठा है उस महकमे का, उसने वो निज़ाम चलाना है, तो अल्टीमेटली फ़ैसला उसका होना चाहिए, उसकी सारी इनपुट उसको देनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे अफसर हैं जो बदतमीज़ हैं, जो दफ्तर में लोगों को अच्छी तरह से मिलते नहीं हैं, नहीं काम करते, उनकी रिपोर्ट करें और उस इंतज़ामी अफसर का जो सुपरवाइज़र है ये उसका टेस्ट है कि वो कितना उस इफ़ेक्ट करता है और उसकी टीम जो है वो उसको कैसे। अच्छा सर, एक और अहम मामला भी ये है कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो एक कैंपेन भी चल रही है कि जी कि इन्होंने फ़लाँ शख्स की या फ़लाँ लीडर की जो है ट्वीट को लाइक किया था या रीट्वीट किया था, तो फिर ब्यूरोक्रेसी पर जो है सियासी छाप भी लग रही है। इस चुंगल से हम कैसे निकाल सकते हैं ब्यूरोक्रेसी को? बेहतरीन तरीका क्या है? देखिए, बेहतरीन तरीका यही है कि इस किस्म के वाक़यात ना हों। अफसरों को जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के किस्म का साथी बनने पर मजबूर ना किया जाए। ये सियासतदानों का इसमें बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि सियासतदान जब हुकूमत में होते हैं तो वो इस चीज़ को पसंद करते हैं कि हर अफसर जो है उनकी बात माने। किसी का अगर उस अफसर के नीचे किसी क्लर्क का, किसी पटवारी का, किसी थानेदार का अगर तबादला में हम कहें तो वो करे, अगर वो नहीं करेगा तो वो फिर दूसरी पार्टी को बिलोंग करता है, उसको तब्दील कर दिया जाएगा। ये जब तक रवैया ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि सियासी पार्टियां तो एक निज़ाम के मुताबिक सियासी हैं, वो तो ग्रुपिंग है। सिविल सर्वेंट जो था उसका तो रोल अभी भी अच्छी सिविल सर्विस का यही है कि न्यूट्रल रहता है। उसका काम है कि वो यानी जो मेरिट पे काम करे और ये ना कहे कि भाई इसका हुकूमत के वक्त का काम है तो कर दूं और अपोजिशन का काम है तो वह ना करूं। हमारे ज़माने में बहुत इस पे तवज्जो दी जाती थी कि एक अच्छा अफसर उसी को समझा जाता था जो न्यूट्रल था, और वो हाकिम वक्त को भी पोलाइटली समझा देता था कि भाई ये काम जो है वो नहीं कर सकता मैं, या ये काम आपके इंटरेस्ट में नहीं है, ये काम नहीं हो सकता, और वो हाकिम वक्त भी समझ जाते थे। सर, रवैयों की बात कर, हम इस रवैये को, इस अफसरशाही निज़ाम को किस तरह से आखिर बदलें? हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान जो वर्किंग रिलेशन है बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम करें? बेसिक चीज़ ये है कि ख़राब अफसरों को उनके
सुपीरियर अफसरों के थ्रू सबूत दे के उनको सज़ा दिलवाएं। ठीक है, उनको सर्टनली उनको सर्जिश होनी चाहिए, मगर जनरली आप जो ब्यूरोक्रेसी है जिसने इस मुल्क को चलाना है या सूबे को चलाना है, उनको सारों को आप बेइज्जत ना करें। मीडिया से उसको प्रोटेक्ट करें, आप अपनी नैब और FIA से उसको प्रोटेक्ट करें, जो 7 उन्होंने जो इन गुड फेथ काम कर रहे हैं, तो फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है आपको डिलीवर करेगी। अदरवाइज़ वो भी नौकरी करते रहेंगे, वो भी जो है दिखावे के काम करेंगे और आवाम जो है वो तस्नीम नूरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। इशाल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तमाम लोगों के लिए, खा वो सियासतदान है, खा वो अफसर हैं, कि किसी की भी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूर ना हो रही हो, किसी की इस तरह से तजलील बाज़ारों में कम अज़ कम ना की जाए कि बाद में उसी शख्स ने जाकर वहाँ पर अपने जो है चीज़ें इंश्योर करनी है जो उसकी ज़िम्मेदारी है। लोग कहेंगे कल इसके साथ तो ये हो गया था, आपको पता ही है जिस तरह से लोग फिर बातें करते हैं, तो ये बेहतर नहीं है और मोराल बहुत ज़्यादा डाउन होता है। हम उम्मीद करते हैं आप किसी भी शख्स के साथ, राह गुज़रते शख्स के साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगे। बिल्कुल, और हमें इसका अहद कर लेना चाहिए। अब हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक तेज़ी से गुजर रहा है और चंद ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि ईद भी आ जाएगी। खुशी और मसरत का कोई भी त्यौहार होता है ना, सिंफ नाजुक की बात करते हैं तो सजने संवरने और खूब से खूब तर लगने की जो एक ख्वाहिश होती है वो उनके अंदर होती है और वो हमेशा इसके लिए पुरजोश रहती हैं कि हमने आज बन संवरना है और हमने ज़्यादा अच्छे से अच्छे लगना है। और रमज़ानुल मुबारक जैसे गुजर रहा है तो रमज़ानुल मुबारक में ग़िज़ाएँ भी हमारी कुछ ऐसी रही हैं, फिर उसके बाद गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा रही है, तो अब ईद पर कैसे अच्छा लगा? बिल्कुल ऐसे, ईद करीब आ रही है, फिर हमें मतलब कि वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, पार्लर्स पे नहीं जाना चाहिए, तो हम घर में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारी जो स्किन है वो कुछ बेहतर हो रही हो और ईद जो है वो जितने लवाजमात हैं ईद के वो पूरे हों और आप ईद में आप खुद जो है ना फ्रेश फील करें। सही कह रहे हैं आप। और हम ईद पे यही सोचते हैं कि हमें अच्छा लगना चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों ने आज अपने स्टूडियो में भी बुला रखा है, हमारे साथ जो है स्किन स्पेशलिस्ट आयशा चौधरी साहिबा मौजूद हैं। आयशा, कैसी हैं आप? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र है। अब आप हमारे कंसर्न सुन रही थे, हम कह रहे हैं कि ईद पे फ्रेश भी लगना है, सैलून्स में नहीं जाना, SOPs करना है, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो घर पे रहते हुए हम क्या ऐसा करें, कौन सी ऐसी आखिरी अशरे में खुराकें खा लें या फिर ऐसा क्या स्किन के लिए करें? हाँ, क्या शॉर्टकट हो सकता है? अच्छा, शॉर्टकट ये कि एक तो ये कि जिसने रोज़े रखे होंगे पूरे उसके चेहरे में तो वैसे नूर आ जाएगा। अच्छा, खैर इसमें यही है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर स्किन। अच्छा, ठीक है, इसमें आपने अपनी रूटीन बनानी होती है जो कि समझ लें कि चलती रहती है। आपकी खाने पीने की रूटीन के साथ भी आपकी स्किन की केयर की रूटीन होती है। बिल्कुल। तो अभी जो 7 to 8 डेज़ में आप क्या कर सकते हैं, उसमें यही है कि जितना मैक्सिमम आप सन को अवॉइड करें, सनलाइट को। ठीक है, इवन के हाउसवाइफ्स भी घर की छत पे अगर कपड़े भी फैलाने जा रही हैं तो चेहरे को कवर करें, चाहे वो कोई किसी को बुरा भी लग रहा हो देखने में ना कि ये क्या किया हो, दुपट्टा ऊपर डाल लें। ठीक है, एक नज़र से कर लें, घूंघट सा कर, एग्जैक्टली बड़े मशरकी तरीके से कपड़े ऐसे फैलाएंगे जैसे कोई पुरानी मूवीज़ के गाने चल रहे होते हैं, इस तरह। और दूसरा ये कि सनस्क्रीन को यूज़ करें, ठीक है, रेगुलरली, जैसे कि दिन में 3 बार तो मस्ट है सनस्क्रीन जो, इवन के क्लाउडी डेज पे भी, इवन के धूप नहीं भी निकली हुई आपने सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि जो बादल हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकते नहीं है, वो आ रही होती हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है वो ज़्यादा डेंजरस है सूरज की छांव के अंदर। ठीक है, तो सनस्क्रीन आपने हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है, उसको थोड़ा नहीं लगाना, नाइट क्रीम की तरह नहीं लगाना होता, ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है ताकि उसकी एक लेयर बने और उसका जो इफ़ेक्ट है वो तकरीबन 4 to 6 आवर्स तक रहता है। उसके बाद ये नहीं है कि आप सुबह उठ के मुँह धो के लगा लें और उसके बाद फिर आप रात तक कोई परवाह नहीं है। आपने दिन में 3 दफ़ा फेस वॉश करना है, ड्राई करके सनस्क्रीन अप्लाई करना है, धूप में जाने से पहले कवर करना है। अगर आप 6-7 दिन भी ये रूटीन आप कर लेंगे फॉलो घर पे, हाउसवाइफ्स भी या वर्किंग लेडीज़ तो थोड़ा बहुत केयर करती हैं, तो इसी से आपकी स्किन काफ़ी फ्रेश हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि जो इमीडिएट जो ग्लोइंग ट्रीटमेंट्स हैं, रैपिड फायर राउंड्स जो वो क्या हो सकते हैं वो भी उनको आपने
नहीं वो हो नहीं सकते, मैं कह रही हूँ उनको अवॉइड करना है। 5 मिनट में गोरा हो जाए 5 मिनट आप गोरा हो जाएंगे या 1 घंटे की ट्रीटमेंट लेंगे तो वो 2-3 दिन के लिए शायद आप रहेंगे भी, लेकिन वो स्किन को फिर डैमेजिंग होती है स्किन के लिए। पानी कितना इंपॉर्टेंट है स्किन को फ्रेश और ग्लो रखने के लिए? हम वैसे तो हेल्थ के लिए तो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है, पानी की क्वांटिटी अगर बढ़ा देता है कोई रमज़ान मुबारक में आखिरी अशरे में और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता है तो क्या वो फ्रेश हो पाएगा? होगा अगर, लेकिन ये फिर एग्रेसिव लाइंस पे मैनेजमेंट करनी है आपने अपनी, कि वो 7-8 दिनों के अंदर आप ये सब कुछ करें, फ्रूट्स ले रहे हैं, ऑयली चीज़ें कम कर दें और पानी ज़्यादा कर दें, जूसेस ज़्यादा कर दें। जैसे हमने पहले भी बात की थी, शुगरी ना हो, दूसरे हों बेशक, देसी हों बेशक, सत्तू हो, लस्सी और ये सारी चीज़ें हों बेशक, ठीक है, ये चीज़ें करें। और लेकिन फिर इनको आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे इन दिनों में तो फिर अगर 8-10 दिन के अंदर ना। बिल्कुल सही है। अच्छा, हम लोग ये बात करते हैं कि हम मेकअप जो है वो करके ही खूबसूरत क्यों लग रहे हैं, हमें वैसे स्किन फ्रेश रखनी है, मेकअप से हम कितना अवॉइड करें, और जो कि गर्मी और धूप में हमें बाहर निकलना है तो मेकअप कितना कम होना चाहिए या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी थोड़ा बताएं। मेकअप होना चाहिए अच्छा, धूप में निकलते वक्त कोई इफेक्ट्स नहीं छोड़ेंगे आपकी स्किन पे? सनस्क्रीन लगा के उसके ऊपर, जब भी आपने मेकअप भी करना है तो आप सनस्क्रीन लगाएं अपने। अच्छा, घर में हमने अक्सर देखा है इंटरनेट पे ना बहुत सारे टोटके मिल रहे होते हैं और ख़वातीन भी उसको अप्लाई करते हैं, जो हर्बलिस्ट हैं वो भी इसके ऊपर बड़ा कहते हैं कि जब ये लगा लें, ये लगा लें, ये लगा लें। तो आजकल मैं अपनी आया को भी देख रही होती हूँ, वो भी बड़ा, उनको ईद पे सजने संवरने का बड़ा शौक होता है कि मैं भी कुछ अच्छी लगूंगी, तो वो आजकल बड़े टोटके अपना रही होती हैं। क्या वो सही रहते हैं स्किन पे अपनाने? ये जो होते हैं ना, कुछ टोटके ऐसे होते हैं जिनमें हम कहते हैं फ्रूट्स के छिलके लगा लें या इस तरह की चीज़ें, वो टू बी ऑनेस्ट बुरे नहीं है। अच्छा, बुरे नहीं है क्योंकि फ्रूट्स के अंदर होता है एसिड, होता है माइल्ड सा सिट्रिक एसिड या मल्टीपल एसिड्स हैं, तो जब हम वो लगाते हैं तो स्किन थोड़ी थोड़ी पील ऑफ होती है। अच्छा, इतनी होती है कि जो नॉर्मल रेंज में रहती है, बहुत ज़्यादा बर्न नहीं होती। इसी को हम मेडिकली पीलिंग प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियली एसिड्स बनवा के। अच्छा, फार्मेसी से, तो ये अच्छी चीज़ है। लॉन्ग लास्टिंग होते हैं इस तरह के जो टोटके आप घरों पे आजमाते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं? क्योंकि बहुत सारी हमारी ख़वातीन इस वक्त बैठी हुई होंगी टीवी स्क्रीन के सामने और वो यही सोच रही होंगी कि कौन से ऐसे तरीक़ेकार हो सकते हैं जो घर में हम टोटके इस्तेमाल करें और हम बड़े अच्छे और फ्रेश हो जाएं। तो क्या ये लॉन्ग लास्टिंग? बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। हाँ, अगर हम इनको रेगुलर मतलब वंस वीकली करते रहें, वंस वीकली अगर आप कोई भी अपनी हैबिट बना लें, स्किन केयर रूटीन बना लें अपनी, तो फिर इनका इफेक्ट जो है वो आता है। मैं वही कह रही हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका इमीडिएटली आपका जो कॉम्प्लेक्शन है फेयर होने का कोई क्लेम करता है, तो कोई इवन के कोई डर्मेटोलॉजिस्ट भी कि आप एक ट्रीटमेंट लें और आप उसी दिन पहचाने ही नहीं जाएंगे शाम में, तो वो ऐसी चीज़ कोई ये खुद तैयार करदा जो होती हैं क्रीम्स होती हैं जो आप घर में इस्तेमाल आमतौर पे कर रहे हैं, मतलब कि ख़वातीन ये फील कर रही होती हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और फिर वर्ड ऑफ माउथ होता है, दूसरे को बताते हैं, तीसरे को बताते हैं। ये कितना ठीक है, ये कितना गलत है कि जब आपको पता ही नहीं है कि अंदर चीज़ क्या है? बिल्कुल, ये जो सीना बसीना नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, ये जो तालीम है इसको रुक जाना चाहिए क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो 2-3 क्रीम्स मिक्स करके वो इमीडिएटली आ जाती है फेयरनेस, वो इमीडिएटली तो आती है, लेकिन वो एक स्टेप 1 होता है स्किन डैमेज होने का। उसके आगे फिर एक सीक्वल चलता है जो कि आगे तक आपकी फिर स्किन थिन होना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि बहुत बारीक और धारियां सुर्ख सुर्ख से निशान बनना शुरू हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है और फिर उसके बाद में तो पूरे एक्नी का कोई इस चीज़ से ताल्लुक है कि ये एक सर्टेन एज तक ही आपको निकलते हैं या फिर इसका बुढ़ापे में भी निकल सकते हैं, टीन एज में भी निकल सकते हैं और आप मतलब किसी भी एज में ये निकल सकते हैं, या फिर यही होता है कि अच्छा आप जवानी की तरफ जा रहे हैं तो ही निकलेंगे? बच्चा बड़ा हो गया। हाँ। वैसे तो पहले तो बच्चे बड़े होने पे ही आती थी, लेकिन अब जो ये अब वाली एक्नी जो मैंने अपनी अब क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रही हूँ तो 30+ पे भी एक्नी जो है वो काफ़ी आ रही है और वो काफ़ी हीट एक्नी है, रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट टू ट्रीट आप कह लें कि जो हम टीनेजर्स में एक्नी को ट्रीट करते हैं ना उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, हमें फर्स्ट लाइन मेडिकेशन से पेशेंट ठीक हो रहा होता है। अब वाली जो 30+ पे जाके आ रही है वो उसमें हमें सेकंड लाइन पे जंप करना पड़ता है, थर्ड लाइन पे जाना पड़ता है, पेशेंट भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता, परेशान हो रहा था कि कोई दवाई असर क्यों नहीं कर रही। तो रीजंस क्या हैं इसके, मतलब कि ये क्या आपने मतलब स्टडी किया, वजह क्या है इसमें? देखें आपके साथ डॉक्टर हार्मोनल चेंजेस। अच्छा, ये है खुराक का भी मसला है, ये है डाइट का भी रोल है क्योंकि हमारी फास्ट फूड ज़्यादा है और नींद का सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठना और ज़्यादातर कोई एक्सरसाइज वगैरह वॉक नहीं, नींद का बहुत बड़ा रोल है। ये सारी चीज़ें मिलके स्किन जो है ना वो मैंने पहले भी कहा था कि स्किन इज़ द विंडो टू द इंटरनल ऑर्गन्स।
आपका इंटरनली कोई भी इम्बैलेंस होगा, इवन कि आपको कोई स्ट्रेस भी चल रही है लाइफ में, आपकी स्किन पे, आपके हेयर्स पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी समझते हैं कि सर्दियों का मौसम स्किन के लिए कोई ख़ास अच्छा नहीं होता, गर्मियों का मौसम स्किन के लिए अच्छा होता है, इसलिए गर्मियों के अंदर तो हमें कोई ख़ास केयर भी नहीं करनी चाहिए, ये तासुर ठीक है गलत है? गलत है। स्किन को आपने कभी भी ऐसा छोड़ नहीं देना, इसकी जो भी आपने डेली, ये जो मैंने रूटीन बताई है सनस्क्रीन की, ये स्पेशली गर्मियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि एक तो ये कि सूरज इतना तेज़ होता है, फिर हमें जब बाहर जाना पड़ता है तो उसमें अगर हमारे चेहरे पे कुछ भी नहीं लगा हुआ होगा, फिर तो हमने बिल्कुल एक्सपोजर दे दिया अपनी स्किन को। सर्दियों में ये होता है कि सर्दियों में ड्राइनेस ज़्यादा होती है, हमें जो डैमेज हो रहा है ना वो नज़र आ रहा होता है। गर्मियों का डैमेज इमीडिएटली नज़र नहीं आता, लेकिन आपकी स्किन की टोन चेंज हो रही होती है, एजिंग के इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो वो स्लोली चीज़ें। अच्छा, जैसे हमजा कह रहे हैं कि ये गर्मियों के लिए मौसम बड़ा अच्छा होता है, तो आजकल जो मौसम चल रहा है गर्मियों का, इस वक्त का जो चल रहा है सीज़न, वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस वो भी कर रहा है, मतलब हमें गर्मियों में भी ड्राइनेस फेस करनी पड़ रही है, स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, पैची स्किन हो रही है, तो इसके लिए भी हम मॉइस्चराइज कर लें या फिर हमें मतलब गर्मियों में मॉइस्चराइज करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप। सबसे जैसे जो ये जो हम सादी वैसलीन भी लगा लेते हैं कभी हाथों के ऊपर या कहीं भी, तो वो भी पेट्रोलियम जेली जो है वो हम पेट्रोलियम जेली बोलते हैं, वाइट वाली, तो वो भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैंसी वाले नहीं भी खरीद सकते, तो नहीं भी जा सकते डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो एटलीस्ट आप वो भी कर सकते हैं। आप ग्लिसरीन वाटर मिक्स करके रख सकते हैं। अच्छा, सादी चीज़ें बिल्कुल, और बड़ी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है, जो कि हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। तो मॉइस्चराइज़ करें, सोप यूज़ करें जो जिसके अंदर इसका मॉइस्चराइज़र का एलिमेंट ज़्यादा हो। अच्छा, आपने कहा कि बाल जो हैं वो भी अफेक्ट होते हैं अगर आपका कोई भी इंटरनल ऑर्गन जो है वो नहीं परफॉर्म सही तरह से कर रहा है, या किसी भी तरह से हो सकता है किसी भी वजह से। आपके बाल जो हैं वो कितने अफेक्ट होते हैं और उनकी केयर के लिए आपको क्या कर लेना चाहिए? क्या मतलब आपको धूप में निकलते हुए अपने बालों को कवर रखना चाहिए, क्योंकि धूप ही सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि डैमेज करती है हमें। बिल्कुल। अच्छा, जो हेयर फॉल है ना, बालों में जब भी इफेक्ट आता है, ड्राइनेस आ गई, हेयर फॉल आ गया, जो टेक्सचर है वो खराब होना शुरू हो जाता है, रफ होना शुरू हो जाता है, या फिर हेयर फॉल ज़्यादा। बालों का जब भी आपकी लाइफ में कोई फिजिकल स्ट्रेस लाइक कोई डिजीज, जैसे अभी कोविड है, या इसके पेशेंट्स में भी जैसे पेशेंट रिकवर करता है बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपकी मेंटल कोई स्ट्रेस चल रही है, इवन के स्टूडेंट्स के एग्जाम भी हों, तो ये बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये आपकी बॉडी आपको बता रही है कि अपने आप को थोड़ा ठीक कर लो, ठीक है। तो उसमें आपने ये करना है कि अपनी अगेन आपने न्यूट्रिशन पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है। मल्टी वाइटामिन्स लें बहुत अच्छे वाले, स्पेशली जिनके अंदर जिंक है और विटामिन B12 है। अच्छा, वो आपने अपनी रूटीन लाइफ में वो हम खानों से भी ले सकते हैं, फूड के ऐसे हम चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर हम बहुत ज़्यादा फिर उतने अच्छे होते नहीं है ना कि हम जिंक कंटेनिंग फूड्स अच्छी वाली अपनी डाइट में शामिल करें या B12 वाली करें, तो फिर हम उसका इजी सोल्यूशन ये है कि एक टैबलेट आप एक टैबलेट दोनों की डेली बेसिस पे शुरू करें। शैम्पूज़ इस तरह के लें जो कि आजकल सल्फेट फ्री शैम्पूज़ हैं, वो बहुत अच्छे हैं। बालों को कंडीशनर भी मतलब यूज़ करें ताकि उनका ब्रेकेज जो है वो कम हो। बाकी ये जो स्ट्रेटनिंग के लिए ट्रीटमेंट्स हैं, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, और इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि जो नेचुरल बॉन्ड्स हैं बालों को वो ब्रेक कर देती हैं, तो फिर उसके बाद फिर बाल गिरते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का पैसा भी नहीं, आपने हम व्यूअर्स को बताया कि किस तरीके से जो है ईद पर बेहतर दिखा जा सकता है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, बस बुनियादी चीज़ें उनको दुरुस्त करें। हमारी ज़रा नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, वो भी ठीक हो जाएगी तो मज़ीद हालात बेहतर हो जाएंगे। पार्लर्स पर जाने से बेहतर है सैलून का रुख करने से बेहतर है। आप लोगों के पास 10 दिन है, अपनी खुराक को बेहतर करें और अपने आप को थोड़ा नींद अच्छी लें और आप बहुत ही फ्रेश हो जाएंगे ईद तक। हाँ बिल्कुल, ऐसी अभी तो एहतियात ही बेहतर है, और घर में बैठ के जितना हम खुद को बेहतर बना सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। कुछ सवालात उठते चले जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है और हर रोज़ लाखों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और हज़ारों अफराद मौत के मुंह में जा रहे हैं। बहुत ही मतलब कि खौफनाक सूरत हाल है भारत के अंदर, और अब तक सूरत हाल के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि रवां साल वहाँ पर स्केड्यूल्ड है T20 वर्ल्ड कप। तो भारत से क्या मुत्तहिदा अरब अमारात वो मुंतकिल हो सकता है? क्योंकि इस पर गौर शुरू कर दिया गया है हमजा। T20 वर्ल्ड कप रवां साल अक्टूबर नवंबर में भारत में शेड्यूल है। टूर्नामेंट डायरेक्टर धीरज मल्होत्रा का दावा है कि वो इवेंट के भारत में इनाकाद को हर मुमकिन कोशिश करके पॉसिबल बनाएंगे। अगर ICC को इवेंट के लिए भारत गैर महफूज मुल्क लगा
तो इवेंट को हंगामी बुनियादों पर मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मुंतकिल किया जा सकता है। इस हवाले से भी काम हाँ जी ऐसे ही है। और भारत में जो खतरनाक होती हुई सूरत हाल है, इसको देखते हुए क्रिकेट बरादरी ने भी T20 वर्ल्ड कप के भारत में इनाकाद के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और ये सवालात करने शुरू कर दिए हैं कि वर्ल्ड कप के इनाकाद में अब महज 6 माह बाकी रह गए हैं कि ऐसे में भारत इवेंट की मेज़बानी के लिए मौजू मुल्क है भी या नहीं है। और ये पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शाल कि कहाँ पर जो है मुकाबला होने जा रहा है, उसके मुताबिक टीम सेलेक्ट की जाएंगी कि अगर ये यूएई में होता है तो फिर हमें कौन से स्पिनर्स को लेके जाना पड़ेगा, कौन से बैट्समैन होंगे जो लेके हम जाएंगे जो उन पिचेस के ऊपर, उन विकेट्स के ऊपर बेहतर परफॉर्म करेंगे। जबकि भारत में रिकॉर्ड तादाद में कोरोना केसेस के बावजूद जो मुंतज़मीन है वो बड़ी ढिठाई के साथ IPL मैचेस करवाने पर तुले हुए हैं और क्रिकेटर जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने जिस तरीके से बात की कि हमारे क्रिकेटर्स वापस नहीं आएंगे, जो वापस आएगा उसको जुर्माना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्रिकेटर्स जो हैं वो कुछ डॉलर्स के लालच में अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात को सीरियस लेना चाहिए क्योंकि भारत में इस वक्त जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं जिस तरह से शरह अमवात जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमें एहतियात का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर मेरे ख्याल में हमें बात भी कर लेनी चाहिए कि क्या राय है हमारे तज्ज़ियाकार जो हैं, सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार अब्दुल गफ़ार साहब हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल गफ़ार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल गफ़ार, भारत में जो कोरोना केसेस की सूरत हाल है कंट्रोल से बाहर हो रही है, हम सब देख रहे हैं, क्या इन हालात में भारत में T20 वर्ल्ड कप का इनाकाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर UAE में मुंतकिल कर देना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। और आप तो वर्ल्ड T20 की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इंडियन प्रीमियर लीग की बात करनी पड़ेगी क्योंकि कल देखिए मैच नहीं हो सका। आज का मैच भी जिन हालात में हो रहा है, ये बिल्कुल मुझे वो एपिसोड दोबारा से एक रीड चलती हुई दिखाई दे रही जो हमने PSL में एक्सपीरियंस किया था। वहाँ भी पहले एक आध प्लेयर सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव आए, फिर करते करते वो तादाद बढ़ती गई। अब पहले 2 कलकत्ता नाइट राइडर्स के प्लेयर्स आए थे, उसके बाद 3 CSK के आ गए, जिनमें से ऑब्वियसली एक फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव की बात भी हो रही है। बट 5 केसेस टोटली जो है वो बायोसिक्योर में आए हैं, जिनमें से 2 तो मेजर प्लेयर हैं और एक CSK के बॉलिंग कोच हैं। तो क्या IPL भी पूरी तरह हो पाएगा, ये भी बड़ा सवाली निशान है। और वर्ल्ड T20 तो देखिए मैं आपको बड़ी सीधी बात बताता हूँ, कल मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की। वर्ल्ड T20 इज इन डेंजर कि वो इंडिया में होगा, ये तो अभी से तयशुदा है। इसका सारा दारोमदार इसी बात पर है कि अगर भारतीय बोर्ड किसी भी तरह IPL को पूरी तरह करवाने में कामयाब होता है तो फिर शायद जो है वो वर्ल्ड T20 की राह हमवार हो सकेगी। बट जो हालात अभी हो गए हैं और जिस तरह की अफरा तफरी फैली थी, वर्ल्ड T20 पूरी तरह जो है वो इस पर डाउट में है। ICC जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में है, दूसरी जानिब वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से भी राब्ते में। मेरी इत्तला के मुताबिक 70-80% चीज़ों को जो डिस्कस करना होता है ना, यानी ग्राउंड अवेलेबिलिटीज, इसके अलावा जितनी भी टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं, व्हाटएवर जो भी कमर्शियल या प्रोडक्शन वाइज या ऑब्वियसली ग्राउंड फैसिलिटीज, ये सारा कुछ ICC उसी तरह कर रहा है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ जैसे कि उसको भारत के साथ भी करना है। तो ICC का जो अल्टरनेट प्लान है वो तो तैयार है, बट मैं ये कहूँगा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर इंडियन प्रीमियर लीग को बचाने में कामयाब हो गया तो इस पर बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। देखें कल का मैच हो नहीं सका, कलकत्ता नाइट राइडर्स और इसके अलावा दिल्ली की जो टीम है वो स्ट्रिक्ट क्वारंटीन में है। 6 तारीख को एक टीम बाहर आएगी तो अगले दिन वो खेलेगी, मतलब इस तरह की चीज हो गई है। शायद मुझे लगता है बड़ा अजीब लग रहा है कहते हुए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपको पता है कि उन्होंने ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि इंडिया ना तो फ्लाइट जाएगी और ना कोई आ सकता है। इसीलिए माइकल स्लेटर जो ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर हैं उनको मालदीव जाना पड़ा, उन्होंने इंडिया छोड़ दिया घबराकर, पर वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते थे। तो यही चीज शायद मुझे लगता है कि भारत की इस लीग को बचा सकती है कि अगर ट्रैवल बैन नहीं होता ना, मैं आपको बताऊं, प्लेयर्स ने PSL की तरह अल्लाह हाफिज कह के निकल जाना था, बट अभी उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। और दूसरा बायोसिक्योर, पहले तो मैंने आपको याद है लास्ट टाइम मैं भी डिफेंड कर रहा था कि देखें IPL और PSL में फर्क है, बट अब कोई फर्क नहीं रहा। अब अगर ये IPL होती है इन केसेस के बावजूद तो ये एक बड़ा कारनामा ही होगा भारत का, वरना बिल्कुल हालात वही जो PSL में थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली उस पर लीग को तब कंटिन्यू नहीं रख सका था, भारत के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। ठीक है गफार भी, हमें पता है कि ICC पर भारत की इजारादारी है और अगर आलमी इवेंट भारत में ही करवाया जाता है, भारत इसमें कामयाब हो जाता है, तो दीगर ममालिक का आप क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान हालात को देखते हुए कोई फैसला कर सकता है या फिर सबकी मजबूरी होगी, भारत जाना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल तासुर तो ये रहा है हमेशा से, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि चाहे फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ही आप समझ लें कि ICC वर्ल्ड T20, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, ICC चैंपियंस ट्रॉफी, ये 3 फ्लैगशिप टूर्नामेंट है जो ICC के होते हैं। होस्ट हो सकता है भारत, होस्ट हो सकता है UAE, होस्ट हो सकता है पाकिस्तान, बट फ्लैगशिप टूर्नामेंट है ये ICC का। तो ICC में ऑब्वियसली सिर्फ भारत नहीं है। भारत क्या करेगा अगर बाकी 15 ममालिक ना जाना चाहें?
तो भारत को ऑब्वियसली जो मेरी इत्तला के मुताबिक है, बल्कि मैं आपको सरप्राइजिंगली बता रहा हूँ कि भारत कन्विंस्ड है अब भी आईसीसी से कि अगर हालात नहीं बेहतर हुए तो दे आर रेडी टू गिव अप, कि वो करवाने को तैयार खुद भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ये मामला जाएगा यूई के पास ही। बट अगर ये आईपीएल पूरी तरह कंप्लीट है और अगर वर्ल्ड कप तक नौबत आती है तो तब भी हालात। अब्दुल गफ्फार, आप कह रहे थे कि भारत में जैसे कि आईपीएल मैचेस हो रहे हैं, खिलाड़ी हम देख रहे हैं कि कुछ डॉलर्स की वजह से अपनी जिंदगियां जो है वो इस वक्त समझ लें कि दांव पर लगा चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि हमारे खिलाड़ियों का भी ये रवैया सही है, ऐसा होना चाहिए? ये दुनिया का वाहिद T20 टूर्नामेंट है जिसके लिए विंडो क्रिएट की जाती है। और विंडो क्रिएट क्यों की जाती है? ताकि दुनिया के तमाम प्लेयर्स खेल सकें। उसकी वजह क्या है कि हर खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ मिलता है और उसके कॉन्ट्रैक्ट में उसके बोर्ड का हिस्सा है। तो यानी अगर 30 खिलाड़ी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के खेल रहे हैं आईपीएल के अंदर, तो हर 30 खिलाड़ी की जो इनकम है उसका 10% के बोर्ड को भी जाता है। अब इसमें भारत की ये अजारादारी भी आप कह लें, थोड़ा सा अगर आप फेयर कमेंट करें तो उन्होंने प्रोडक्ट बनाई है 10 साल के अंदर, उन्होंने सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाई है जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं। अब ऑब्वियसली शायद दुनिया की किसी और लीग में खिलाड़ी इतना रिस्क ना भी लें, या शायद उनको इतना अपना मॉनेटरी बेनिफिट नजर ना आ रहा हो। बट अभी इसको आप पॉजिटिव लें या नेगेटिव, हकीकत तो है ये कि वहाँ पे पैसा बहुत है। इसी पैसे की वजह से इसकी कशिश जो है वो खिलाड़ियों को खींच के लाती है और वो इससे बहुत सारे खिलाड़ी, तो आप देखें ना क्विंटन डिकॉक वगैरह पाकिस्तान की सीरीज छोड़ के साउथ अफ्रीका चले गए थे। तो ये तो क्वेश्चन मार्क है क्रिकेट के ऊपर कि अगर आप मुल्क को छोड़ के लीग्स खेल रहे हैं तो यहाँ तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बट मैं आपकी बात से एग्री करूंगा और थोड़ा सा ये भी मैं जरूर कहूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग या दुनिया के और जो लीग है ना, उनको भी थोड़ा सा अथॉरिटी दिखाने की जरूरत है। भारत जो है वो जबरदस्त किस्म का जो है वो एक दबाव डालता है या एक उनका फैक्टर है, तो वो जाने नहीं देते सिचुएशन में। अभी भी आप देखिए वो करा के ही कराएंगे, मेरे ख्याल में वो जरूर इसको जो है वो फिनिश करना चाहेंगे। और आप देखिएगा कि शायद बहुत बुरी स्थिति तभी आईपीएल ना हो, वरना कंटिन्यू रहेगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा गफ्फार भाई, PSL 6 की बात कर लेते हैं। हमारे बकाया मैचेस होने हैं, जून के अंदर होने हैं, स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। कोरोना केसेस हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बढ़ रहे हैं, हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। क्या हमें ऐसे में PSL के मैचेस करवाने होंगे या अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हालात को मज़ीद देख लिया जाए चंद दिन? बिल्कुल आपने ठीक बात की, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात देखें तो हमारे यहाँ भी कोविड का केसेस का राइज हुआ है। अभी आपके सामने रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आई विश के जो ईद के अंदर हम ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 8 दिनों के लिए, इससे कोई ग्राफ नीचे आ जाए। बट एक चीज़ पाकिस्तान के पास है बेनिफिट, आईपीएल ड्यूरिंग टूर्नामेंट जो हुआ इसमें चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन होता ये है कि आप वक्त से पहले चीज़ों को प्लान करते हैं। भारत शायद अब ये बातें शुरू हो जाएंगी, मेरा भी ख्याल है कि क्या उन हालात में भी जब भारत में आईपीएल जब शुरू हो रहा था, क्या यूई ऑप्शन जिसमें लास्ट ईयर बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, क्या वो ऑप्शन ठीक नहीं था? क्या ऑब्वियसली इस वक्त भी दुनिया में जो चंद मुल्क जिन्होंने कंट्रोल किया है पूरा इस कोविड-19 को, यूएई और दुबई, शारजा, अबू धाबी, इनके 3 वेन्यू इज ऑब्वियसली वन ऑफ देम। तो यहाँ पर सूरत हाल बहुत बेहतर है। तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी देखिए हमारे पास अब हमें फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान उन 2 जो मिस्टेक्स हैं उनसे सबक सीखेगा, और दूसरा क्या पाकिस्तान करा भी सकता है इन हालात में। देखिए ये बात वो नहीं है कि क्रिकेट का रिटर्न, यहाँ तो आप खाली स्टेडियम में मैचेस होने हैं मोस्ट लाइकली। आप चाहे कराची में मैच कराएं, दुबई में कराएं, एक ही बात है, कोई फायदा नहीं है। क्राउड तो वैसे भी नहीं आएगा, भारत में भी क्राउड नहीं आ रहा था। भारत से भी मुझे लगता है मिस्टेक हुई, शायद वो आईपीएल यूई में कराते हैं तो शायद उनके साथ ये प्रॉब्लम ना होती। देखिए मानना पड़ेगा कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के मुकाबले में यूई के अंदर और SOPs को मेंटेन करना, उनकी गवर्नेंस, सब कुछ एक बड़ा आला म्यार का है। उनको इम्प्लीमेंटेशन करना आती है, हम इम्प्लीमेंटेशन बनाते हैं, हमसे इम्प्लीमेंटेशन मादरत के साथ होता नहीं, गवर्नमेंट जितनी बातें कर ले। बट वहाँ जो चीज़ होती है ना, वहाँ अगर मास्क भी लगाना है तो सबको लगाना है। हमारे यहाँ आपके यहाँ कौन मास्क लगाता है? आप बाजारों में निकल जाएं, आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्टेडियम के अंदर मास्क लगा के प्रॉपरली आएंगे, लगा लेंगे। बट जब तक कोई कैमरा ना लगा हो या पुलिस वाले का डंडा हाथ में ना हो, हमारे यहाँ लोगों ने काम नहीं करना। भारत में भी 3 है। पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन जरूर है, वक्त से पहले अगर फैसला करना है कि क्या हम अपना PSL यूई ले जा सकते हैं। हम कुछ अपने शाहीनों की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले टेस्ट में बाआसानी शिकस्त दे दी थी। दूसरे टेस्ट में जो कि 7 को होने जा रहा है, क्या समझते हैं ग्रीन शर्ट्स अपनी कारकर्दगी कैसी दिखाएगी? क्या तवक्को है आपको? तवक्कुआत तो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से उस कामयाबी को हासिल किया, बाबर आजम नहीं भी चले बट रन्स बड़े अच्छे बन गए। बॉलिंग में हसन अली ने तो क्या जबरदस्त इम्पैक्ट डाला है, 2 मैचेस 19 विकेटें हैं। और आई थिंक हसन अली ने एक नई जान डाली है इस बॉलिंग अटैक के अंदर, इस टेस्ट टीम के अंदर। तो पाकिस्तान को
बस लोग जो चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो जाएं, मुझे लगता तो नहीं ऐसी तब्दीलियाँ होंगी। एक का तब्दीली हम कर सकते हैं, मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती भी राय होगी, ख्वाहिश भी है कि शाहीन को बहुत लंबी क्रिकेट खिला ली हमने, रेस्ट दे दें उनको, आप ताबिश को खिलाएं। 598 उनकी विकेटें हैं, फिनोमिनल जो है उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है। ही डिजर्व टू प्ले फॉर पाकिस्तान। इस टेस्ट टीम के अंदर नुमान अली को, इमरान भट्ट को, इसी तरह साजिद को डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से मौके मिले हैं, तो ताबिश को अगर मिल जाएगा तो एक अच्छा वाइब जाएगा डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के अंदर, के उनको भी कामयाबी का और अपनी जो परफॉर्मेंस का सिला मिलता है और पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहिए। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान का रिकॉर्ड इस टूर में एक हमारी जो एक अफ्रीका सवारी है, अफ्रीकन टूर, इसमें बहुत अच्छा रहा है। आई थिंक पाकिस्तान शुड फिनिश ऑन अ हाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के दौरान क्रिकेट हुई है, तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को, टीमों को मुबारकबाद कि उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो इसको मैनेज किया। आई रियली विश कि पाकिस्तान अब मैच भी अच्छे तरीके से जीते और हम अच्छे नोट पे जी गफ्फार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हम उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे, क्रिकेट बेहतर तरीके से जारी और सारी रहेगी, खा किसी भी मुल्क के अंदर हो। अभी T20 वर्ल्ड कप का मामला है, वो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। और आप पाकिस्तान जिम्बाब्वे की बात कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वाकई ताबिश को चांस मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम आपसे इजाज़त लेंगे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई सुबह के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।